हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT613 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक करवाए जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेक्चर नंबर 31 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो पहला है रॉ मटेरियल्स एंड परचेज पार्ट्स। रॉ मटेरियल से मुराद बेसिक मटेरियल या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्रिएट करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फिर पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। सो इससे मुराद जो है वो पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स होते हैं जो कि होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो जो है वो रीच नहीं किया होता उन्होंने फाइनल स्टेज जो है फिनिश प्रोडक्ट बनने का। उसके बाद आता है फिर फिनिश गुड इन्वेंट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए फिनिश गुड इन्वेंट्रीज जो वो कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडी फॉर सेल होती हैं और जो गुजर चुकी होती है तमाम स्टेजेस से प्रोडक्शन प्रोसेस की। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज में गुड्स इन ट्रांजिट टू वेयर हाउस और कस्टमर। गुड इन ट्रांजिट से मुराद प्रोडक्ट्स या इन्वेंट्री जो कि करंटली जो है वो होती हैं प्रोसेस में ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड एक लोकेशन से दूसरी तक, जैसे मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस तक या फिर वेयर हाउस से कस्टमर तक। उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट पार्ट्स टूल्स एंड सप्लाईज। ये जो इन्वेंट्री आइटम है जो कि यूज़ होता है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर्स या फिर और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है बिजनेस के अंदर। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल अचीव करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है कस्टमर सर्विस का, जबकि रखते हुए इन्वेंट्री कॉस्ट को रीजनेबल बाउंड्स के अंदर बिजनेसेस को लाजमी स्ट्राइक करना चाहिए। एक बैलेंस जो है मीट करने के दरमियान कस्टमर की जो डिमांड है प्रॉम्प्टली और मिनिमाइज़ करना जो कॉस्ट एसोसिएट है ऑर्डरिंग के साथ और कैरिंग इन्वेंट्री के साथ। जो लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस है डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, लीड टाइम्स और एंड ऑन डिलीवरीज। मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल जो है मेंटेन किया जाए इसको, यानी कि इंश्योर किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो रेडीली अवेलेबल हो ताकि फुलफिल किया जाए कस्टमर के ऑर्डर को बगैर किसी एक्सेसिव स्टॉक आउट्स के या फिर जो कैरिंग कॉस्ट है। जो फंक्शंस है इन्वेंट्री के उसमें पहला है कि मीट करना एंटिसिपेटेड डिमांड को। इन्वेंट्री जो है वो हेल्प की जाती है इंश्योर करने के लिए कि सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल रहे ताकि फुलफिल किया जाए कस्टमर के ऑर्डर्स को और मीट किया जाए एक्सपेक्टेड डिमांड। और उसके बाद ये कि स्मूथ किया जाए प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को। इन्वेंट्री जो है वो हेल्प कर सकती है स्टेबलाइज करने में प्रोडक्शन प्रोसेस सर्व करते हुए एक बफर जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान। और उसके बाद है टू डिकबल ऑपरेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम में डिफरेंट स्टेजेस जो प्रोडक्शन के ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो। और उसके बाद ये कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होता है जब एक बिजनेस जो है रन आउट ऑफ अ प्रोडक्ट और उससे नतीजा ये होता है कि लॉस्ट होती है सेल्स और पोटेंशियली डैमेज होता है कस्टमर का ट्रस्ट। इन्वेंट्री जो है वो एक्ट करती है एज अ सेफ्टी बफर ताकि गार्ड किया जाए अगेंस्ट जो अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन के डिमांड में, सप्लाई चेन डिसरप्शन या फिर जो डिले है प्रोडक्शन में। और उसके बाद है फिर कि टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। बहुत से सप्लायर ऑफर करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। और उसके बाद है फिर टू परमिट ऑपरेशंस। इन्वेंट्री एनेबल करती है कंटिन्यूस ऑपरेशन बिजनेसेस के लिए। और उसके बाद है टू हेल्प हैज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीजेस। इन्वेंट्री जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ हैज अगेंस्ट जो है पोटेंशियल प्राइसेस इंक्रीजेस इन रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड। और उसके बाद है टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्डर साइकिल। कुछ बिजनेसेस के पास जो है स्पेसिफिक ऑर्डर साइकिल होते हैं या फिर परचेसिंग पैटर्न जो कि ऑफर करते हैं बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट या एफिशिएंसी। नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। टू मेक अ डिसीजन अबाउट हाउ मच एंड व्हेन टू ऑर्डर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो है क्या है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन करना कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर की जाए और एंड व्हेन टू प्लेस दोज ऑर्डर। To establish a system of keeping track of items in an inventory. Effective inventory management system require करता है एक reliable system के track किया जाए movement of goods जो है inventory के अंदर। Effective inventory management, a system to keep track of inventory। एक inventory tracking system जो है essential होता है monitor करने के लिए movement और जो status होता है items का inventory के अंदर। और उसके बाद है reliable फोरकास्ट ऑफ डिमांड। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि फोरकास्टिंग डिमांड में प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर सेल्स या फिर कंजम्पशन जो है प्रोडक्ट्स की, जो कि बेस करता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, मार्केट ट्रेंड्स और जो दूसरे रिलेवेंट फैक्टर्स हैं। और उसके बाद है फिर नॉलेज ऑफ लीड टाइम्स। लीड टाइम से मुराद टाइम होता है जो कि वो लेता है टेक्स फॉर एन ऑर्डर टू बी फुलफिल फ्रॉम द मूवमेंट, यानी उस मूवमेंट से जब उसको प्लेस किया गया अनटिल के गुड्स जो है वो रिसीव होते हैं और अवेलेबल होते हैं यूज़ के लिए या फिर सेल्स के लिए।
और उसके बाद है फिर रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। सो होल्डिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं स्टोर करने के साथ इन्वेंट्री को ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। और उसके बाद फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड होते हैं हर टाइम जब एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और उसके बाद फिर शॉर्टेज कॉस्ट। सो शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है जब डिमांड एक्सीड कर जाती है अवेलेबल इन्वेंट्री। और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन में जो है वो क्या है, कैटेगराइजिंग आइटम जो कि बेस करता है उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, डिमांड पैटर्न्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो नाउ द इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम में है पीरियोडिक सिस्टम। सो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फिजिकल काउंट्स जो इन्वेंट्री का वो किया जाता है रेगुलर इंटरवल के ऊपर। और परपीचुअल जो इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होते हैं जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती है रियल टाइम में। सो पीरियोडिक सिस्टम में जो है वो क्या है कि की जाती है फिजिकल काउंट्स जो है आइटम का एट स्पेसिफिक इंटरवल्स जैसे कि मंथली या फिर एनुअली वगैरह। जबकि परपीचुअल जो इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें क्या है कि ट्रैक किया जाता है रिमूवल्स जो है फ्रॉम इन्वेंट्री रियल टाइम में। हर वक्त जब एक आइटम जो है वो ख़रीदा जाता है, सोल्ड होता है, यूज़ होता है, सिस्टम जो है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूसली अपडेट करता है इन्वेंट्री बैलेंस। सो टू बिन सिस्टम ये जो एक सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है जिसको यूज़ करते हुए कंट्रोल किया जाता है स्टॉक लेवल जो है आइटम्स का रिलेटिवली स्टेडी डिमांड के साथ। और उसके बाद फिर यूनिवर्सल बार कोड, ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स और आइटम जो है सप्लाई चेन के अंदर। सो यूनिवर्सल बार कोड में क्या होता है कि यूज़ किया जाता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन ब्लैक और वाइट बार का एनकोड करने के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आइटम्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट टाइप और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यूनिवर्सल बार कोड जो है वो अप्लाई किया जाता है एक लेबल के ऊपर। और जब बार कोड जो है वो स्कैन होता है यूजिंग अ बार कोड रीडर, सो एनकोडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड होती है और अलाउ करती है क्विक और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जो है आइटम की। लेक्चर नंबर 32 की इन्वेंट्री टर्म्स जिसके अंदर लीडिंग टाइम है, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट है। सो लीड टाइम क्या है? लीड टाइम से मुराद होता है टाइम इंटरवल होना जब एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है गुड्स या मटेरियल के लिए और जब उस ऑर्डर को रिसीव किया जाता है। और उसके बाद फिर होल्डिंग कॉस्ट। सो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बिजनेस इनकर करता है मेंटेन करने के लिए और स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। और होल्डिंग कॉस्ट को स्टेट किया जाता है दो तरीक़ों में, परसेंटेज जो है यूनिट प्राइस की और या रुपीज़। और ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसेस जो कि एक बिजनेस इनकर्ट करता है हर बार जब वो प्लेस करता है एक ऑर्डर रिप्लेनिश करने के लिए इन्वेंट्री या फिर एक्वायर करना न्यू आइटम। और फिर है शॉर्टेज कॉस्ट। सो शॉर्टेज कॉस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकर्ड होते हैं जब डिमांड जो एक प्रोडक्ट या आइटम की एक्सीड कर जाती है अवेलेबल सप्लाई जो है इन्वेंट्री की। सो ABC क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो रिकग्नाइज करता है कि जो तमाम आइटम्स हैं इन्वेंट्री के अंदर उनकी जो है वो सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। हर आइटम जो डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, उसके अंदर भी प्रॉफिट पोटेंशियल में भी, सेल्स वॉल्यूम या यूजेज वगैरह भी। सो क्लासिफाई किया जाता है इन्वेंट्री को ABC सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। रुपी वैल्यू होती है अप टू 550,000 और 500,000 रिप्रेजेंट करता है C और B रिस्पेक्टिवली। सो आइटम में अगर हम देखें PC है तो डिमांड अगर 10 है, यूनिट कॉस्ट है 20,000, सो एनुअल वैल्यू है 2 लाख। सो क्लासिफिकेशन की जाएगी इसकी B अप टू 5 लाख रुपीज़। और मॉनिटर आइटम है, डिमांड जो 5 है और यूनिट कॉस्ट 5,000 है, एनुअल वैल्यू है 25,000 और क्लासिफिकेशन है C अप टू 50,000। और प्रोसेसर है आइटम अगर डिमांड है 25 और यूनिट कॉस्ट है 5,000, एनुअल वैल्यू जो है वो है 1,25,000 और क्लासिफिकेशन है B। और रैम है आइटम डिमांड जो 1,000, यूनिट कॉस्ट 2,000, एनुअल वैल्यू जो है वो 20 लाख और क्लासिफिकेशन है इसकी A। सो
साइकिल काउंटिंग, एक फिजिकल काउंट जो है आइटम का इन्वेंट्री के अंदर, एक पीरियोडिक प्रोसेस होता है मैनुअली वेरीफाई करने का और रिकॉर्ड करने का एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑन हैंड। साइकिल काउंटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑनगोइंग अप्रोच है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जिसमें क्या है रेगुलरली काउंट करना एक सबसेट जो इन्वेंट्री आइटम का थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर इंस्टेड के काउंट किया जाए इन्वेंट्री सिस्टम को एक ही बार। और लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो जो रिक्वायर्ड है साइकिल काउंटिंग में डिपेंड करती है क्रिटिकली डिपेंड ऑन द क्रिटिकलिटी के ऊपर आइटम्स की और बिजनेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट गोल्स। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन मॉडल और क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है। एजम्पशन जो है वो ईओक्यू मॉडल की क्या है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट नॉन है, डिमांड जो है वो इवन है साल भर और लीड टाइम वेरी नहीं करता, हर ऑर्डर जो है वो रिसीव होता है सिंगल डिलीवरी में और कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। सो जो टोटल कॉस्ट है इसका फार्मूला है कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो टीसी यानी अब इसको सिंबल्स के हिसाब से हम देखें, सो टीसी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 बाय एच प्लस डी डिवाइडेड बाय क्यू बाय एस। सो ड्राइव दी EOQ कैलकुलस के अंदर जो प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है रेफर्स टू फाइंडिंग दी ऑप्टिमल क्वांटिटी Q एट विच टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती है या फिर मैक्सिमाइज। सो ये जो एक कॉमन टेक्निक है जो कि यूज़ होती है इकोनॉमिक और बिजनेस में डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी या फिर ऑर्डर क्वांटिटी जो कि मिनिमाइज करती है टोटल कॉस्ट या मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट। सो फार्मूला जो है वो है अंडर रूट 2DS डिवाइडेड बाई एच, और इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा खोल के देखें सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर और सेटअप डिवाइडेड बाय एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। सो मैक्सिमम टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट का फिर रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के दरमियान और जो क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड करता है एक बिजनेस। और ये कर्व टिपिकली इसमें शामिल है दो मेन कॉस्ट कंपोनेंट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो एग्जांपल क्या है कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है इंटरनेशनल लोकल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंटरनेशनल एरोबिक एक्सरसाइज मैन्युफैक्चरर एंटिसिपेट करता है सेलिंग जो है अराउंड 10,000 मशीन, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑपरेट्स फॉर 300 डेज ईच ईयर। हर मशीन जो है वो हेल्ड की जाती है जो इन्वेंट्री के अंदर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट है तकरीबन 2,500 रुपीज़ की, जिसके अंदर वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं। और एक एडिशनली जो है वो ऑर्डर कॉस्ट भी है 10,000 रुपीज़ की, जो कि तब आती है जब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्लेस करता है एक ऑर्डर ताकि रिप्लेनिश करे इन्वेंट्री, ऑप्टिमाइज़ करे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मिनिमाइज़ करे कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर को लाजमी फाइंड करना होता है बैलेंस जो है जो कि है दरमियान और होल्ड करने के एनफ मशीन के, ताकि मीट किया जाए डिमांड और अवॉइड किया जाए एक्सेसिव ऑर्डर कॉस्ट। सो फाइंड करना, अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना EOQ नंबर ऑफ टाइम जो कि स्टोर रीऑर्डर करेगा, और लेंथ जो है ऑर्डर साइकिल की, और टोटल एनुअल कॉस्ट अगर EOQ जो है वो ऑर्डर होता है। सो अब गिवन डेटा आपको दिया जा रहा है कि D जो है वो है 10,000 मशीन्स और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है 2,500 पर मशीन, एस जो है ऑर्डर कॉस्ट है 10,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट्स 300 डेज a year। सो कैलकुलेशन ऑफ EOQ, सो Q नॉट जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2DS बाय H। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2DS में D जो है 10,000 और S भी 10,000 है डिवाइडेड बाय H जो कि 2,500 है। सो स्क्वायर रूट फिर निकाला जाएगा 80,000 का। सो मशीन पर ईयर जो है वो 283। सो नंबर ऑफ टाइम जो स्टोर रीऑर्डर करेगा वो है D डिवाइडेड बाई Q नॉट, जो कि 10,000 है D और Q नॉट है 283। सो जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 35.34 और 35 टाइम्स आएगा, और ये डेटा सारा वही है जो यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद फिर लेंथ ऑफ एन ऑर्डर साइकिल, सो Q नॉट डिवाइड बाई D जो कि है 283 और D जो है 10,000। जब इसको करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8.49 डेज, क्योंकि डेज निकालने के लिए इसको 300 से मल्टीप्लाई किया गया है।
0.0283 जो आया उसको फिर 300 से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सॉरी एनुअल कॉस्ट, द टोटल एनुअल कॉस्ट इफ EOQ इज ऑर्डर। सो टोटल कॉस्ट जो है क्या है, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 बाई H प्लस D डिवाइडेड बाई Q नॉट बाई S। सो ये है 283, Q नॉट है 283 डिवाइडेड बाई 2 बाई H जो है 2500 प्लस D 10,000 है डिवाइडेड बाई Q नॉट 283 बाई 10,000, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर 7,0107। लेक्चर नंबर 33, एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो CNG LPG कंपनी जो कराची के अंदर परचेज करती है 5,000 कंप्रेसर एयर एट ईच जो है 8,000 रुपीज़ के ऊपर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 500, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो 20% आती है परचेसिंग प्राइस के। सो कंप्यूट करना है ऑप्टिमल प्राइस और जो एनुअल टोटल एनुअल कॉस्ट है ऑर्डरिंग की और कैरी करने की इन्वेंट्री को। डेटा जो है उसमें D जो है डिमांड वो है 5,000, S ऑर्डरिंग वो है 500, होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट है 0.2 बाई 8,000 यानी कि 1,600। सो Q नॉट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 5,000 बाई 500 डिवाइड बाई 1,600, ये है 56 कंप्रेसर। सो टोटल कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि है Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 बाई H प्लस D डिवाइडेड बाई Q नॉट बाई S, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 89,443 रुपीज़। सो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, सो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी जो एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल है जो कि सिमिलर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बहुत से एस्पेक्ट में उसको यूज़ किया जाता है जब प्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट होती है बैचेस में या फिर लॉट्स में, और कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने की एक पार्ट को एक्सीड कर जाती है उसकी एक्चुअल यूजेज या फिर डिमांड रेटों की। अजम्पशन जो है EPQ का आर अकिन टू EOQ इंक्लूडिंग जो कॉस्ट है और नॉन डिमांड है, नो स्टॉक आउट और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो बीइंग प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हेल्ड। सो जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी अजम्पशन है उसमें ये कि सिर्फ एक आइटम जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो हम डील कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट या आइटम के साथ थ्रू आउट द एनालिसिस, और एनुअल डिमांड जो है वो नॉन है, और उसके बाद ये कि यूजेज रेट जो है वो कांस्टेंट है और यूजेज अकर्स कंटिन्यूसली, यानी कि आइटम जो कि यूज़ होता है या कंज्यूम होता है कंटिन्यूसली बगैर किसी इंटरप्शन के, और उसके बाद ये कि प्रोडक्शन रेट इज़ कांस्टेंट, यानी कि प्रोडक्शन रेट जिसके ऊपर आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है या प्रोड्यूस होता है वो रहता है स्टडी और चेंज नहीं होता ओवर टाइम, और उसके बाद ये है कि लीड टाइम डज नॉट वेरी। सो लीड टाइम सिमराट टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द आइटम टू इट्स रिसीव, और उसके बाद ये है कि नो क्वांटिटी डिस्काउंट, सिमराट प्राइस रिडक्शन जो कि ऑफर किया जाता है परचेज करने के लिए लार्जर क्वांटिटी एक आइटम की। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो है वो एक वाइडली यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि अज्यूम करता है कि हर ऑर्डर जो है वो डिलीवर होता है इंस्टेंटली एंड इट्स इंटायरली, जबकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में जहाँ फर्म जो है वो एक्ट करती है एज बहुत प्रोड्यूसर और यूज़र, इन्वेंट्रीज जो है वो टिपिकली रिप्लेनिश होती है ओवर अ पीरियड रादर देन ऑल एट वंस। अगर यूजेज और प्रोडक्शन रेट इक्वल है इन्वेंट्री लेवल जो वो रहता है कांस्टेंट, एंड देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन या फिर डिप्लीशन जो इन्वेंट्री की। सो सेटअप कॉस्ट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सिमिलर होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट से, क्योंकि ये जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉट साइज, और दोनों केसेस में ये कॉस्ट जो है इनकर्ड होती हैं कि इनिशिएट किया जाए प्रोडक्शन या फिर ऑर्डरिंग प्रोसेस rather than being dependent on the quantity ordered या फिर प्रोड्यूस। सेटअप कॉस्ट जो है वो एसोसिएट होती है प्रिपरेशन के साथ, अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन जो एक स्पेसिफिक आइटम की रिगार्डलेस के whether are small or large quantities being produced. So inventory management में relationship जो है वो relationship between run size, number of runs, annual setup cost जो है वो crucial है। जब run size increase होता है number of production या फिर ordering run जो है वो needed decreases, और नतीजा क्या होता है lower annual setup cost, और नंबर ऑफ रन रिक्वायर्ड पर ईयर जो है वो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है एज द टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय रन साइज। कॉन्सिक्वेंटली जो एनुअल सेटअप कॉस्ट है डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रन्स पर ईयर बाय द कॉस्ट पर रन। सो टोटल कॉस्ट जो है वो है
total cost is TC is equals to carrying cost plus setup. So I max divided by 2 by H plus D divided by Q naught by S. So जहाँ पर I max जो है वो है मैक्सिमम इन्वेंट्री और इकोनॉमिक रन साइज है अंडर रूट 2ds डिवाइडेड बाय H बाय P डिवाइडेड बाय P माइनस U. सो जहाँ पर P जो है प्रोडक्शन रेट और U जो यूजेज रेट. सो रन टाइम जो है एक फंक्शन है रन साइज का और प्रोडक्शन रेट. रन टाइम इज इक्वल्स टू Q नॉट डिवाइडेड बाय P. सो मैक्सिमम और एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स आर I max is equals to Q naught divided by P by P minus U or I average is equals to I max by 2. So an example, economic run size. एक फर्म जो है सियालकोट के अंदर प्रोड्यूस करती है 2,50,000 ईच वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, दोनों के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए. सो वो बना सकती है फुटबॉल जो है एट अ रेट ऑफ 2,000 पर डे और फुटबॉल जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यूनिफॉर्मली ओवर द होल ईयर. कैरिंग कॉस्ट वो है 100 रुपीज़ पर फुटबॉल और सेटअप कॉस्ट जो है प्रोडक्शन रन के लिए वो है 2,000 रुपीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट्स फॉर 250 पर ईयर. सो डिटरमाइन करना ऑप्टिमल रन साइज, मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट फॉर कैरिंग एंड सेटअप कॉस्ट और साइकिल टाइम जो है फॉर द ऑप्टिमल रन टाइम और रन टाइम. सो ऑप्टिमल रन टाइम Q नॉट है अंडर रूट 2ds डिवाइड बाय H बाय अंडर रूट P डिवाइडेड बाय P माइनस U. सो अब यहाँ पर हम D की वैल्यू लिखेंगे. जो D की वैल्यू दी गई है 2ds और S मल्टीप्लाई बाय S और डिवाइडेड बाय H और फिर अंडर रूट P डिवाइडेड बाय P की वैल्यू लिखेंगे P और फिर डिवाइड बाय P माइनस U की वैल्यू और फिर आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5,000 फुटबॉल्स का. So maximum total cost, annual cost for carrying and setup cost. Carrying cost plus setup cost. I max divided by 2 by H plus D divided by D naught by S. जहाँ पर I max जो है वो है Q naught divided by P by P minus U. सो ये आ जाता है 2,500 फुटबॉल्स. सो अब जो है TC जो है वो हो गया 2,500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,500 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 2,50,000. एंड साइकिल फॉर द ऑप्टिमल रन साइज Q नॉट डिवाइडेड बाय U ये हुआ 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 5 डेज और रन टाइम हुआ Q नॉट डिवाइडेड बाय P जो कि 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 ये हुआ 2.5 डेज. सो क्वांटिटी डिस्काउंट. सो क्वांटिटी डिस्काउंट जो है वो प्राइस रिडक्शन होती है जो कि ऑफर करते हैं सेलर के इंसेंटिवाइज करें कस्टमर्स को कि वो प्लेस करें लार्जर ऑर्डर. सो ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाइट सिंपल है. ये जितने ज़्यादा यूनिट जो है एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर कस्टमर जो परचेज करते हैं लोअर जो वो प्राइस होते हैं पर यूनिट जो वो पे करते हैं. सो टोटल कॉस्ट विथ परचेजिंग कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट. सो TC इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 2 बाय H प्लस D डिवाइडेड बाय Q बाय S प्लस PT. अब एक एग्जांपल है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो एक लार्ज कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का इस्लामाबाद में यूज़ करता है अबाउट 1,200 केसेस जो है कोरोशन रिमूवल लिक्विड के यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल. ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है 100, कैरिंग कॉस्ट है 220 रुपीज़ पर केस और न्यू प्राइस स्केड्यूल इंडिकेट दैट ऑर्डर ऑफ लेस देन 50 केसेस विल कॉस्ट 1,250 पर केस और 50 to 79 केसेस जो है उनकी कॉस्ट होगी 1,150 पर केस. 80 to 99 केसेस की जो कॉस्ट होगी 1,050 पर केस और लार्जर कॉस्ट विल बी 1,000 पर केस. सो डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी और जो टोटल कॉस्ट है. सो यहाँ पर अब जो D है वो है 1,200 केस, S जो है वो है 100 पर केस, H जो है वो 20 पर केस और रेंजेस दी गई हैं डिफरेंट.
So compute the common EOQ, square root by 2ds divided by h, और जब इसको किया हमने 2 बाय ये हुआ 2 बाय 100 बाय 1200 डिवाइड बाय 20, सो 12,000, स्क्वायर रूट 12,000, और आया ये फिर 109.5, सो 110 cases which would be brought at 1000 per order. और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, सॉरी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट क्यू बाय डिवाइडेड बाय 2 बाय एच प्लस डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट बाय एस प्लस पी टी, ये है 110 डिवाइडेड बाय 2 बाय 20 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 110 बाय 100 प्लस 1200 बाय 1000. सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो ये आएगा 12,02,191. So when to reorder with EOQ ordering. So reorder point जो है वो इन्वेंट्री लेवल होता है जिसके ऊपर एक आइटम को जो है वो रीऑर्डर करना चाहिए ताकि अवॉइड किया जाए स्टॉक आउट्स, और उसके बाद फिर सेफ्टी स्टॉक. इससे मुराद जो है वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जिसको हेल्ड किया जाता है बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेड डिमांड लेवल. और उसके बाद फिर सर्विस लेवल जो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी के जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो एक्सीड नहीं करेगी अवेलेबल सप्लाई को लीड टाइम के दरमियान. सो अब एक एग्जांपल है कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है कोयटा के अंदर, रिक्वायर करता है वाटर फॉर इट्स होम यूजेज के लिए, और यूजेज क्या है 2 बैरल्स अ डे, लीड टाइम 5 days है. ROP जो है वो है यूजेज बाय लीड टाइम, सो 2 बैरल्स अ डे बाय 7 वो होगा 14 बैरल्स. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रीऑर्डर पॉइंट. सो रेट ऑफ डिमांड से मुराद जो है वो एवरेज क्वांटिटी जो एक प्रोडक्ट की या फिर आइटम जो कि कस्टमर्स रिक्वायर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद फिर लीड टाइम, ये जो ड्यूरेशन होती है जो कि it takes from placing an order for inventory to its actual receipt. और उसके बाद फिर स्टॉक आउट रिस्क often mitigated by safety stock, ये जो probability होती है of experiencing a stock out due to unexpected increase in demand या फिर variability जो है लीड टाइम में. और उसके बाद फिर डिमांड एंड लीड टाइम वेरिएबिलिटी, इससे मुराद जो है वो फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन जो है इन कस्टमर डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम के लिए. सो एक और एग्जांपल है कि जो एक ऑनर है मॉन्टेसरी इक्विपमेंट फर्म का कराची में, डिटरमाइन फ्रॉम विच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दैट डिमांड फॉर वुड रिक्वायर फॉर मॉन्टेसरी इक्विपमेंट एवरेज जो है वो है 25 टन्स पर एनम, और उसके जो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ है अलाउ करती है उसको कि डिटरमाइन द डिमांड ड्यूरिंग द लीड that could be described by normal distribution that has a mean of 25 टन and a standard deviation. मीन जो है 25 टन का और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.5 टन का. सो फिक्स ऑर्डर इंटरवल मॉडल. फिक्स टाइम इंटरवल ऑर्डरिंग सिस्टम के अंदर ऑर्डर्स जो इन्वेंट्री के लिए प्लेस किया जाता है एट प्री डिटरमाइंड रेगुलर टाइम इंटरवल रिगार्डलेस ऑफ द करंट इन्वेंट्री लेवल. और ऑर्डर क्वांटिटी जो है नेक्स्ट इंटरवल के लिए टिपिकली डिटरमाइंड होती है बेस्ड ऑन द एवरेज डिमांड ड्यूरिंग दैट इंटरवल, इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लायर जो है वो एनकरेज कर सकता है फिक्स इंटरवल क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है उनकी प्रोडक्शन और डिलीवरी स्केड्यूल और अलाउ करता है बेटर प्लानिंग. एडिशनली ये ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर कर सकता है ओनली पीरियोडिक चेक्स जो है इन्वेंट्री लेवल्स का, रिड्यूसिंग द नीड फॉर कांस्टेंट मॉनिटरिंग. जबकि फिक्स टाइम इंटरवल अप्रोच जो है वो कैरी करती है एक रिस्क जो है स्टॉक आउट्स का, स्पेशली अगर डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती है या फिर अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन जो होती हैं इंटरवल्स के दरमियान. और मिटिगेट करने के लिए इस रिस्क को बिजनेसेस जो है वो यूज़ करते हैं सेफ्टी स्टॉक या फिर एडजस्ट करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी टू अकाउंट फॉर डिमांड और लीड टाइम वेरिएबिलिटी.
डिस्पाइट द रिस्क फिक्स टाइम इंटरवल ऑर्डरिंग सिस्टम ऑफर करता है कन्वीनियंस और हो सकता है इफेक्टिव मैनेजमेंट अप्रोच when appropriately adjusted to accommodate uncertainties. Lecture number 34 MRP Material Requirements Planning. So Material Requirement Planning जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ताकि एफिशिएंटली मैनेज किया जाए और प्लान किया जाए रिक्वायर्ड मटेरियल को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड आइटम्स की यानी प्रोडक्शन के लिए. सो एमआरपी प्रोसेस के अंदर 3 इनपुट्स हैं मास्टर स्केड्यूल प्लान बिल ऑफ मटेरियल्स और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. एमआरपी इनपुट के अंदर आ जाता है मास्टर स्केड्यूल बिल्स ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और एमआरपी प्रोसेसिंग में आता है एमआरपी कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एमआरपी आउटपुट्स में आता है चेंजेस ऑर्डर रिलीजेस प्लान्ड ऑर्डर स्केड्यूल्स. इसके अलावा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स प्लानिंग रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस कंट्रोल रिपोर्ट्स और इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन. सो कम्युलेटिव लीड टाइम इससे मुराद जो वो टोटल टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कंप्लीशन के लिए एक प्रोडक्ट की या फिर प्रोजेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दी सिक्वेंशियल फेजेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में और ये इनकम्पेस करता है टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल ऑर्डरिंग से पार्ट्स की या फिर रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए इन कंटिन्यूस थ्रू वेरियस इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज अंटिल द फाइनल असेंबली इज कंप्लीटेड. सो एमआरपी प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले है ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल डिमांड जो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए या फिर प्रोडक्ट और उसके बाद स्केड्यूल रिसीप्ट्स जो कि इंडिकेट करता है क्वांटिटी जो एक आइटम की जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल होती है टू बी रिसीव्ड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड. उसके बाद प्रोजेक्ट एट ऑन हैंड इससे मुराद एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री लेवल एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड और उसके बाद नेट रिक्वायरमेंट्स ये जो है वो एडजस्टेड क्वांटिटी होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं प्रोडक्शन के लिए आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री. उसके बाद प्लान ऑर्डर रिसिप्ट ये जो इंडिकेट करती है प्लान क्वांटिटी जो कि रिसिप्ट होगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. उसके बाद प्लान ऑर्डर रिलीजेस ये जो प्लान क्वांटिटीज़ होती हैं टू बी ऑर्डर्ड और रिलीज्ड फॉर प्रोडक्शन. सो सेफ्टी स्टॉक जो है वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है जिसको हेल्ड किया जाता है और ये अबव होती है एक्सपेक्टेड डिमांड लेवल के एज अ बफर के तौर पे अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट इन डिमांड और लीड टाइम वेरिएबिलिटी. उसके बाद फिर लॉट साइजिंग में क्या है डिटरमाइन करना अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के ऑर्डर किया जाए प्रोड्यूस किया जाए फॉर आइटम्स विद डिपेंडेंट डिमांड जहां डिमांड जो है एक आइटम के लिए जो वो डिपेंडेंट होती है डिमांड के ऊपर दूसरे आइटम के लिए. सो इन केसेस के अंदर मैनेजर्स के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं एट देयर डिस्पोजल. ईच हर एक के जो है वो उसके एडवांटेजेस होते हैं और कंसिडरेशन. लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग जो इसमें क्या है ऑर्डरिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी जो कि ज़रूरी होती है फुलफिल करने के लिए इमीडिएट डिमांड क्योंकि रिड्यूस करती है होल्डिंग कॉस्ट लेकिन नतीजा होता है हायर ऑर्डरिंग कॉस्ट. और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो है सीक्स टू फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी जो कि मिनिमाइज करती है टोटल कॉस्ट कंसिडरिंग दोनों ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स पीरियड. ऑर्डरिंग में क्या है प्लेस करना ऑर्डर जो है फिक्स टाइम इंटरवल और द पार्ट पीरियड मॉडल जो है वो कंबाइन करता है एलिमेंट जो है ईओक्यू मॉडल के और फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग के ऑप्टिमाइजिंग ऑर्डर क्वांटिटीज विद इन फिक्स टाइम इंटरवल. सो लॉट फॉर द ऑर्डरिंग सिंपलेस्ट मेथड द ऑर्डर और द रन साइज जो ऑर्डर या फिर रन साइज है हर पीरियड का जो है वो सेट होता है इक्वल टू डिमांड फॉर दैट पीरियड और एलिमिनेट करता है होल्डिंग कॉस्ट जो है पार्ट्स के लिए कैरिड ओवर टू अदर जिनको कैरी किया जाता है दूसरे पीरियड तक और मिनिमाइज करता है इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेंट्री के अंदर. और इसमें जो है वो क्या है शामिल है डिफरेंट ऑर्डर साइजेस और अगर सेटअप कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जा सकती है. सो आइडियल होगा कि अप्रॉक्सीमेट किया जाए मिनिमम कॉस्ट लॉट साइज. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो है वो कंसिडर किया जाता है लेस आइडियल जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ड्यू टू इट्स अजम्पशन जो कि हो सकता है हमेशा अलाइन ना करे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ और ये अज्यूम करता है कांस्टेंट डिमांड फिक्स ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट और इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट जो कि अनरियलिस्टिक हो सकती है बहुत सी सिचुएशंस में. दूसरी तरफ
फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग प्रोवाइड करता है कवरेज जो है अनडिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पीरियड के लिए, जहाँ पर ऑर्डर को प्लेस किया जाता है एक फिक्स इंटरवल फिक्स टाइम इंटरवल के ऊपर। एक कॉमन रूल ऑफ थंब जो है वो क्या है कि ऑर्डर जो है इज टू ऑर्डर टू कवर अप टू पीरियड इंटरवल, मीनिंग कि क्वांटिटी ऑर्डर जो है वो सफिशिएंट होता है मीट करने के लिए डिमांड जो है करंट पीरियड की और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पीरियड भी। सो पार्ट पीरियड मॉडल जो है वो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका एम होता है कि स्ट्राइक किया जाए एक बैलेंस सेटअप कॉस्ट के दरमियान और होल्डिंग कॉस्ट के दरमियान, और इसमें क्या है होल्ड करना है सर्टन क्वांटिटी जो है पार्ट्स के ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड, कंबाइनिंग एलिमेंट जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के और फिक्स्ड पीरियड ऑर्डरिंग। और टर्म पार्ट पीरियड से मुराद प्रैक्टिस है होल्ड करने की पार्ट्स और मल्टीपल पीरियड्स, जो कि अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो ऑप्टिमाइज करें इन्वेंट्री लेवल, रिड्यूस करें फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटअप कॉस्ट जो कि एसोसिएट है ऑर्डरिंग के साथ। सो पार्ट पीरियड मॉडल जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर साइज जो है वो एनालाइज होते हैं ओवर अ प्लानिंग होराइजन कंसिडरिंग इकोनॉमिक पार्ट पीरियड मैट्रिक। सो इकोनॉमिक पार्ट पीरियड मैट्रिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो जो है सेटअप कॉस्ट टू दी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर वन पीरियड, और प्लानिंग प्रोसेस के दरमियान जो नंबर ऑफ पार्ट पीरियड रिक्वायर्ड होते हैं हर ऑर्डर साइज के लिए कैलकुलेट होते हैं, और गोल होता है फाइंड करना ऑर्डर साइज दैट कम्स क्लोजर टू द ईपीपी वैल्यू। सो अदर कंसिडरेशन यूज करने के लिए पार्ट पीरियड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर साइजेस इन द डिमांड स्केड्यूल ऑफ अ मॉन्टेसरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कराची। सो हमें ज़रूरत है फाइंड करना लॉट साइज जो कि बैलेंस करता है सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। गिवन अ सेटअप कॉस्ट ऑफ 8,000 रुपीज़ पर रन और एक यूनिट होल्डिंग कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ पर पीरियड। सो हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक पार्ट पीरियड को एज अ रेशियो जो है सेटअप टू होल्डिंग कॉस्ट पर पीरियड। सो देन वी एग्जामिन वेरियस ऑर्डर साइजेस ओवर अ प्लानिंग होराइजन। सो अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिमांड है पहले की 60 फिर 40 20 2 36 की कुछ भी नहीं है 70 और 50, और कॉम्युलेटिव डिमांड को अगर हम देखें तो 60 है पहले की, दूसरी में क्या हो रही है 100 हो रही है क्योंकि ऐड हो गई, जो पहले वाले के दूसरे वाले के दोनों को ऐड कर दे तो 100, और फिर तीसरे में कम्युलेटिव क्या हो गया 120 फिर 20 भी ऐड हो गया, फिर 122 2 ऐड हो गया, फिर 152 30 ऐड हो गया, फिर 152 ही रही क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं हुआ 6 के ऊपर, और फिर 7 के अंदर ये हो गई 222 70 ऐड हो गया, और फिर 58 हुआ तो 272। लेक्चर नंबर 35 MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है जो कि प्ले करता है क्रूशल रोल मैनेज करने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो इसका एम क्या अचीव करना, 3 मेन ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली। पहले है कि MRP इंश्योर करता है कि तमाम रिक्वायर्ड मटेरियल्स और प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो ऑन टाइम प्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी के लिए कस्टमर तक, इंश्योर करते हुए कि कोई भी स्टॉक आउट नहीं हो या फिर डिले। और दूसरा ये कि स्ट्राइव करता है मेंटेन करने के लिए लोएस्ट पॉसिबल लेवल जो इन्वेंट्री का, जबकि पूरा करते हुए प्रोडक्शन डिमांड और रिड्यूस करते हुए होल्डिंग कॉस्ट और मिनिमाइज करते हुए रिस्क जो है ओवर स्टॉकिंग का। और लास्टली ये कि MRP जो है वो हेल्प करता है प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी स्केड्यूल्स और परचेजिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हुए एक डिटेल और एक्यूरेट स्केड्यूल के व्हेन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस बाय और डिलीवर, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी और रिसोर्स एलोकेशन। सो MRP प्रोसेसिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट करती हैं टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड जो एक स्पेसिफिक आइटम के लिए या फिर प्रोडक्ट विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, और स्केड्यूल रिसिप्ट से मुराद क्वांटिटी होती है एक आइटम की जो कि एक्सपेक्टेड होती है, एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल रिसीव्ड या फिर अवेलेबल इन इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान। उसके बाद फिर प्लान्ड ऑन हैंड, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टाइम पीरियड। उसके बाद फिर नेट रिक्वायरमेंट्स, और नेट रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल अमाउंट जो कि ज़रूरी होता है एक आइटम के लिए इन ईच टाइम पीरियड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर प्लान ऑन
हैंड इन्वेंट्री और स्केड्यूल्ड रिसिप्ट। उसके बाद है प्लान ऑर्डर रिसिप्ट्स। ये जो इंडिकेट करता है क्वांटिटी जो एक आइटम की जो कि एक्सपेक्टेड होती है रिसीव होना या फिर अवेलेबल इन्वेंट्री के अंदर एट द बिगनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसके बाद प्लान ऑर्डर रिलीजेस रिप्रेजेंट करता है प्लान अमाउंट जो है टू ऑर्डर या फिर प्रोड्यूस होना ईच टाइम पीरियड में कि फुलफिल किया जाए नेट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है रीजनरेट सिस्टम, एक अप्रोच है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर जहाँ पर MRP रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट होते हैं पीरियडिकली प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स के ऊपर regardless of whether changes have occurred in the inventory या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में। और उसके बाद नेट चेंज सिस्टम, ये जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच है MRP में, जहाँ पर MRP रिकॉर्ड्स जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होते हैं ओनली फॉर आइटम्स जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है चेंजेस जो इन्वेंट्री में या फिर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सिंस द लास्ट अपडेट। सो MRP आउटपुट प्लान्ड ऑर्डर जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MRP, इससे मुराद स्केड्यूल जो कि इंडिकेट करता है कि क्वांटिटी और टाइमिंग जो है फ्यूचर ऑर्डर्स की फॉर मटेरियल कंपोनेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फिर ऑर्डर रिलीजेस, ये जो है फॉर्मल ऑथराइजेशन होती हैं या फिर इंस्ट्रक्शन जो कि दी जाती हैं एग्जीक्यूशन के लिए प्लान ऑर्डर्स की। और उसके बाद फिर चेंजेस, डायनामिक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है वो हो सकती हैं फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि फ्लक्चुएशंस जो है डिमांड के अंदर, सप्लाई चेन डिसरप्शन या फिर चेंजेस जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में। सो MRP सेकेंडरी रिपोर्ट्स, इसके अंदर परफॉर्मेंस कंट्रोल रिपोर्ट्स है, प्लानिंग रिपोर्ट्स है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स है और रिक्वायरमेंट्स ऑफ MRP है कंप्यूटर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर। ये जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम। और उसके बाद है एक्यूरेट एंड अप टू डेट। सो इसके अंदर जो है वो मास्टर स्केड्यूल है, ये जो है आउटलाइन करता है प्रोडक्शन स्केड्यूल जो है फॉर दी एंड आइटम्स या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद है बिल ऑफ मटेरियल्स, ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है कंपोनेंट्स के बारे में और रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एंड आइटम्स या फिर फिनिश प्रोडक्ट। और उसके बाद है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट और अप टू डेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्रूशल होते हैं एक इफेक्टिव MRP सिस्टम के लिए। और उसके बाद है फिर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इंटीग्रिटी ऑफ डेटा जो MRP सिस्टम के अंदर एसेंशियल होता है जनरेट करने के लिए रिलायबल रिजल्ट्स। सो बिल ऑफ मटेरियल, एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री जो है एक आइटम के लिए फॉर एन आइटम जो है प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग जो है तमाम रॉ मटेरियल की पार्ट्स, सब असेंबलीज और असेंबलीज required to produce one unit of a particular product, often referred to as X item X. So product structure tree जो है फॉलो करता है एक hierarchical structure showing the relationship between the various component and how they come together to form the final product. So capacity planning requirement. So capacity planning requirement जो process है डिटरमाइन करने का शॉर्ट रेंज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट नेसेसरी जो कि नेसेसरी है मीट करने के लिए प्रोडक्शन स्केड्यूल एंड फुलफिल कस्टमर डिमांड्स। और इसमें क्या है कि एसेस करना अवेलेबल प्रोडक्शन रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, मशीन्स, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ और मैच करना उनको प्रोडक्शन नीड्स के साथ जो कि आउटलाइन है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर। और जो नेसेसरी इनपुट्स हैं उसमें प्लान ऑर्डर रिलीजेस फॉर MRP है, करंट शॉप लोड है, रूटीन इंफॉर्मेशन है, जॉब टाइम्स हैं और आउटपुट इंक्लूड लोड रिपोर्ट्स फॉर ईच वर्क सेंटर। सो लोड रिपोर्ट्स जो है वो एसेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं या फिर वर्क सेंटर रिपोर्ट जो कि प्रोवाइड करता है कंपैरिजन जो है नॉन और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स के दरमियान विद द प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अवेलेबिलिटी। और ये रिपोर्ट्स प्ले करती हैं क्रूशल रोल कैपेसिटी प्लानिंग में, एनेबल करती हैं बिजनेसेस को कि असेस करें कि क्या उनकी प्रोडक्शन रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, मशीन्स और इक्विपमेंट जो वो मीट कर सकती हैं डिमांड जो कि आउटलाइन है प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर। सो इनिशियल स्केड्यूल जो है जो कि आउटलाइन करता है प्रोडक्शन प्लान और मटेरियल रिक्वायरमेंट, वो हो भी सकता है या ना भी फिजिबल जो है बहुत सी कॉन्स्टेंट्स की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल्स की। फिजिबिलिटी से रेफर्स टू वेदर द स्केड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द गिवन रिसोर्सेज और कॉन्स्टेंट।
सो टाइम फेंसेस जो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होते हैं जिसके दरमियान ड्यूरिंग विच चेंजेस टू कस्टमर ऑर्डर या फिर प्रोडक्शन स्केड्यूल अलाउड होता है या फिर रिस्ट्रिक्टेड होता है, एंड दे सर्व एज प्री डिफाइंड बाउंड्रीज जो कि डिटरमाइन करती है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्टरिंग ऑर्डर विद इन सर्टेन टाइम इंटरवल्स। सो कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है इवैल्यूएशन के साथ मास्टर स्केड्यूल फॉर फिजिबिलिटी की, इंश्योरिंग के जो प्रोडक्शन प्लान है वो रियलिस्टिक है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेस। अगर इफ़ नेसेसरी ज़रूरी हो एडजस्टमेंट आर मेड की जाती हैं स्केड्यूल को स्केड्यूल के साथ, यानी कि की जाती हैं इससे पहले कि वो फाइनलाइज हो। और प्रपोज स्केड्यूल जो प्रोसेस होता है यूजिंग एमआरपी डिटरमाइन करने के लिए मटेरियल नीड इट जो कि ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड और इन्वेंट्री लेवल। एमआरपी कैलकुलेशंस जो है वो जनरेट करती है मटेरियल रिक्वायरमेंट हर आइटम के लिए, इंश्योरिंग के जो नेसेसरी मटेरियल है वो अवेलेबल हो राइट टाइम के ऊपर। और सब्सिक्वेंटली ये मटेरियल रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट होती हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कंसिडरिंग फैक्टर्स जैसे कि लेबर्स, मशीन, इक्विपमेंट के मीट किया जाए प्रोडक्शन डिमांड जो कि आउटलाइन है स्केड्यूल में। लोड रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट होती है हर डिपार्टमेंट के लिए या फिर वर्क सेंटर, कंपेयरिंग नॉन और एक्सपेक्टेड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अवेलेबिलिटी के साथ। और ये लोड रिपोर्ट्स जो है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल बॉटलनेक्स और कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, अलाउइंग मैनेजर्स के ऑप्टिमाइज करें रिसोर्स एलोकेशन, स्केड्यूल प्रोडक्शन एक्टिविटीज एफिशिएंटली और इंश्योर करें कि स्मूथ और एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। सो MRP II ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है एम्प्रेस्ड बाय प्रोफेशनल एफिशिएंट प्लानिंग के लिए तमाम रिसोर्सेज की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, और एम है कि एड्रेस करना ऑपरेशनल प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट और जो फाइनेंशियल प्लानिंग इन रुपीस, जबकि प्रोवाइड भी किया जाए सिमुलेशन कैपेबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर व्हाट इफ सिनेरियोस। और MRP II जो है वो एक्सटेंड करता है क्लोज लूप MRP सिस्टम, इंटीग्रेट करते हुए बहुत से एस्पेक्ट जो है कंपनी मैनेजमेंट के, ट्रांसेंडिंग मेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम। और इसमें क्या है कि एक हार्मोनियस मर्जर जो है लोगों के स्किल का, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के मेंटेन किया जाए एक्यूरेट डेटाबेसेस और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज की। और MRP II जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक होलिस्टिक अप्रोच के मैनेज किया जाए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज फोकसिंग ऑन ह्यूमन ऑप्टिमाइज, फोकस जो है वो किसके ऊपर है, ऑप्टिमाइज करने के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस और एनहांस करना ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट गेट accurate costs and predict cash flow. Engineering department must audit and feed in accurate data on production method in detail, such as bill of material and quality control. सो इंश्योर करने के लिए एक्यूरेट कॉस्ट और प्रेडिक्ट करने के लिए कैश फ्लो, अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वो रिलाई करते हैं क्रिटिकल इनपुट के ऊपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। which conducts meticulous audits and provides precise data on production method। और इसमें शामिल है कंपाइलिंग कॉम्प्रिहेंसिव बिल्स ऑफ मटेरियल जो कि आउटलाइन करता है कंपोनेंट और रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, और इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटिंग रिगरस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी। सो क्लोजली वर्क करते हुए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है एक सीमलेस फ्लो जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन का, इनेबल करता है अकाउंटिंग और फाइनेंस टीम को कि वो करें इन्फॉर्म डिसीजन, मैनेज करें कॉस्ट को इफेक्टिवली और एक्यूरेटली, फोरकास्ट करें कैश फ्लो और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे वो ओवरऑल सक्सेस को और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करता है बहुत से कोर फंक्शन और प्रोसेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन टू अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, और इनेबल करता है सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जैसे कि फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रलाइजिंग के ज़रिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक यूनिफाइड डेटाबेस के अंदर। सो ERP स्ट्रेटजी कंसिड्रेशन इसमें क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट है, ट्रेनिंग है, हाई कॉस्ट टू मेंटेन है और फ्यूचर अपग्रेड्स है।
लेक्चर नंबर 36 जीआईटी और लीन प्रोडक्शन। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है एक मैनेजमेंट फिलॉसफी और अप्रोच है जिसका एम है मिनिमाइज करना वेस्ट जो है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर। सो ओवर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए सो प्रोड्यूस करना ज़्यादा उसके मुकाबले में जो करंटली रिक्वायर्ड है और वेटिंग टाइम डिले होना प्रोडक्शन प्रोसेस में आइडल टाइम की वजह से उससे क्या होगा कि लॉस्ट होगी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ होगा लीड टाइम और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अननेसेसरी मूवमेंट जो है गुड्स की मटेरियल की प्रोडक्शन प्रोसेस में उससे इंक्रीज़ होगी कॉस्ट और पोटेंशियल डैमेज होगा प्रोडक्ट का और प्रोसेसिंग। सो कोई भी स्टेप्स या एक्टिविटी या स्टेप जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कि ऐड नहीं करता वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट को उससे क्या होगा वेस्टफुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी। और उसके बाद फिर कॉस्ट है और फिर इन्वेंट्री एक्सेस स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स का टाइंग अप कैपिटल और इंक्रीजिंग कैरिंग कॉस्ट और उसके बाद है फिर मोशन इनएफिशिएंट मूवमेंट जो है वर्कर्स की इक्विपमेंट की जैसे कि अननेसेसरी बैंडिंग रीचिंग या वॉकिंग उससे क्या होगा कि फटीग होगी और डिक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी की। सो जीआईटी और लीन प्रोडक्शन फीचर्स। सो एलिमिनेट बाय इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट एलिमिनेशन इम्प्लीमेंटिंग के ज़रिए वेस्ट एलिमिनेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकती है बहुत से बेनिफिट। सो आइडेंटिफाई करते हुए रिमूव करते हुए एक्टिविटीज़ को जो कि ऐड नहीं करती वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट के अंदर रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं एफिशिएंटली और उससे क्या होता है कि इम्प्रूव होती है क्वालिटी और रिड्यूस होती है कास्ट। और एडिशनली एलिमिनेटिंग वेस्ट स्ट्रीमलाइन करता है प्रोडक्शन फ्लो रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टाइम और एनहेंस करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। सो जीआईटी और लीन प्रोडक्शन। सो लीन प्रोडक्शन को अक्सर जो है वो देखा जाता है दो डिफरेंट तरीकों में। सो एज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स या एज अ फिलॉसफी बेस्ड स्ट्रेटजी जबकि कुछ देखते हैं उसको प्राइमरीली एज अ सेट ऑफ टूल जो कि डिज़ाइन किया जाता है एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक इश्यूज और इनएफिशिएंसीज जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और एक्सपर्ट जो है फील्ड के अंदर एडवोकेट करते हैं ज़्यादा प्रोफाउंड और सस्टेनेबल अप्रोच जो कि बेस करती है फिलॉसफी के ऊपर। सो की लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल। सो पहला है परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी और ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर अचीव करने की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और उसके बाद है वेस्ट मिनिमाइजेशन ये जो एक और प्रिंसिपल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिसका एम है आइडेंटिफाई करना एलिमिनेट करना कोई भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में। और उसके बाद है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या है फिलॉसफी है कंसिस्टेंटली सीकिंग करना स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट तमाम एस्पेक्ट में प्रोडक्शन प्रोसेस के। उसके बाद है फिर पुल प्रोसेसिंग ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का जबकि प्रोडक्शन जो है ड्रिवन बाय एक्चुअल कस्टमर डिमांड ना कि rather than by forecasting या फिर पुशिंग प्रोडक्ट्स थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल है एनकरेज करता है एबिलिटी के अडॉप्ट किया जाए रिस्पॉन्ड किया जाए क्विकली जो चेंजिंग मार्केट डिमांड है और कस्टमर नीड्स हैं। और उसके बाद है फिर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशनशिप। सो डेवलप करना स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप सप्लायर के साथ की कंपोनेंट होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। एप्लीकेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर लीन हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं लीन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग है सिस्टम इंजीनियरिंग है लीन सिस्टम इन डिफेंस इंडस्ट्री है। सो जेनरिक स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन प्रोग्राम। सो जो जेनरिक स्ट्रेटजी है वो क्या है सीनियर मैनेजमेंट के एग्री हो डिस्कस करें उनका लीन विजन और मैनेजमेंट जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करें कि आइडेंटिफाई करें प्रोजेक्ट लीडर और सेट करें ऑब्जेक्टिव्स और कम्युनिकेट करें प्लान और विजन जो है वर्कफोर्स से आस्क करें वॉलंटियर्स से कि वो फॉर्म करें लीन इम्प्लीमेंटेशन प्लान टीम और अपॉइंट करें मेंबर्स जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन टीम के और ट्रेन करें इम्प्लीमेंटेशन टीम को वेरियस लीन टूल्स के अंदर। लेक्चर नंबर 37 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लीन सिस्टम की जस्ट इन टाइम। सो पुल मेथड है मटेरियल फ्लो का कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी
छोटे लॉट साइजेस, यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन लोड, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट और वर्क मेथड, क्लोज सप्लाई टाइज, फ्लेक्सिबल जो है वर्क फोर्स और लाइन फ्लोज, इसके अलावा मेंटेनेंस और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लीन सिस्टम्स इन सर्विसेज के अंदर है कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी और यूनिफॉर्म फैसिलिटी लोड और स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड, क्लोज सप्लाई टाइज, वर्क फोर्स जो फ्लेक्सिबल, इसके अलावा ऑटोमेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पुल मेथड जो मटेरियल फ्लो का और लाइन फ्लोज। ऑपरेशनल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है, रिड्यूस करता है स्पेस रिक्वायरमेंट, रिड्यूस करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस करता है लीड टाइम्स, इंक्रीज करता है लेबर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज करता है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, रिड्यूस करता है पेपर वर्क और सिंपल प्लानिंग सिस्टम, वैलिड प्रायोरिटीज़ जो है स्केजुलिंग के लिए, वर्क फोर्स की पार्टिसिपेशन और इंक्रीज करता है प्रोडक्ट क्वालिटी। सो इम्प्लीमेंटेशन इशू के अंदर है ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन, जिसमें ह्यूमन कॉस्ट जो है जीआईटी सिस्टम की, कॉपरेशन और ट्रस्ट है, रिवार्ड सिस्टम और लेबर क्लासिफिकेशन है, प्रोसेस कंसिडरेशन है, इन्वेंट्री और स्केजुलिंग में एमपीएस स्टेबिलिटी है, सेटअप है और परचेसिंग एंड लॉजिस्टिक है। सो कानबान प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, कानबान जो एक प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है जिसको यूज़ करते हुए मैनेज किया जाता है और ऑप्टिमाइज़ किया जाता है फ्लो ऑफ वर्क और जो मटेरियल्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोसेस में, इसमें क्या यूज़ किया जाता है कार्ड्स का या फिर विजुअल क्यूज़ का एज अ सिग्नल के इंडिकेट किया जाए डिमांड फॉर वर्क या फिर मटेरियल फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टेशन इन द प्रोडक्शन लाइन। और जो टर्म कानबान है ये जापानीज वर्ड है मीनिंग सिग्नल या फिर विजिबल रिकॉर्ड। सो कानबान सिस्टम के अंदर हर ईच वर्क आइटम या फिर प्रोडक्ट जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कानबान कार्ड से या फिर सिग्नल which moves through the production process along with the goods या फिर टास्क। कानबान सिस्टम जो है वो एक्ट करता है एज अ पेपरलेस प्रोडक्शन सिस्टम, एज अ विजुअल क्यूज और सिग्नल, रिप्लेस द नीड फॉर एक्सटेंसिव पेपर वर्क या फिर कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग सिस्टम, और ये प्रमोट करता है स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, रिड्यूस करता है वेस्ट, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, अलाउ करते हुए हर प्रोसेस को कि प्रोड्यूस करे ओनली कि क्या ज़रूरत है और कब ज़रूरत होती है। सो जो कानबान का फार्मूला है इसके अंदर एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स, डी है प्लान यूजेज रेट जो है ऑफ यूजिंग वर्क सेंटर, टी जो है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ पार्ट्स प्लस एवरेज प्रोडक्शन टाइम फॉर अ कंटेनर ऑफ पार्ट्स, और एक्स है पॉलिसी वेरिएबल सेट किया जिसको मैनेजमेंट ने, और सी है कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड कंटेनर। सो एन इज इक्वल्स टू डी टी बाय 1 प्लस एक्स बाय सी। सो पार्ट्स मूवमेंट ऑथोराइजेशन एन जो है इज इक्वल्स टू डी टी बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी। सो एन जो है वो है नंबर ऑफ कार्ड्स, डी जो है वो है यूजेज, टी जो है वो है वेट प्लस प्रोसेस टाइम, एक्स जो है वो है एफिशिएंसी रेटिंग और सी है बिन कैपेसिटी। सो एक एग्जांपल है कि कंपनी जो है गुजरांवाला के अंदर वो बना रही है रबर टायर्स और ट्यूब्स। ऑपरेशन मैनेजर जो है उसने कंप्लीट किया है अपना एमबीए जो है वो व्यू से और ऑब्जर्व किया है कि फैक्ट्री के पास जो है वो इनएफिशिएंट मशीन ग्रुप है, और रिकॉर्ड किया उसने कि जो डेली डिमांड है 21 ट्यूब के लिए वो है 1000 यूनिट्स, और एवरेज वेटिंग टाइम जो है फॉर अ कंटेनर ऑफ द सेम पार्ट वो है 0.5 डे, और प्रोसेसिंग टाइम जो है टायर ट्यूब कंटेनर के लिए वो है 0.25 डे, और एक कंटेनर जो है वो होल्ड कर सकता है 500 यूनिट्स करंटली। देयर आर 20 कंटेनर फॉर दिस आइटम। सो कैलकुलेट करना है क्या कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी वेरिएबल अल्फ़ा, वैल्यू क्या है पॉलिसी वेरिएबल अल्फ़ा की, और व्हाट इज़ द टोटल प्लान इन्वेंट्री फॉर द टायर ट्यूब, टोटल प्लान इन्वेंट्री क्या है टायर ट्यूब के लिए, और सपोज करें कि पॉलिसी वेरिएबल अल्फ़ा जो है वो है 0। सो कितने कंटेनर जो है वो ज़रूरी होंगे और क्या इफेक्ट है पॉलिसी वेरिएबल का इस प्रॉब्लम में। सो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन और सब्सटीट्यूट वैल्यूज। सो के इज इक्वल्स टू डी बाय डब्ल्यू बार प्लस पी बार बाय 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सी। सो जहाँ पर डी जो है वो है 1000 यूनिट्स, डब्ल्यू बार है 0.5 डे, पी बार है 0.25 डे, और के जो है वो है 500 यूनिट, और अल्फा इज टू बी कैलकुलेटेड। सो वैल्यूज पुट की और अल्फा जो आया वो आया 12.33, और अब यहाँ पर 20 कंटेनर्स जो है सिस्टम के अंदर
हर कंटेनर जो है वो होल्ड कर सकता है 500 यूनिट। टोटल प्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो है 200 बाय 500, सॉरी 20 बाय 500 यानी कि 10,000 यूनिट्स। सो अगर अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो है, सो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, k इज इक्वल्स टू 1000 बाय 0.5 प्लस 0.25 बाय 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 500। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करते हुए 750 डिवाइडेड बाय 500 होगा और ये होगा 1.5 या फिर मोर करेक्टली 2 कंटेनर्स। सो सिंगल कार्ड कानबन सिस्टम, ईच कंटेनर मस्ट हैव अ कार्ड। कानबन सिस्टम के अंदर कानबन कार्ड यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए ईच कंटेनर ऑफ पार्ट्स और प्रोडक्ट। और उसके बाद है असेंबली ऑलवेज विड्रॉ फ्रॉम फैब्रिकेशन। पुल सिस्टम, सो पुल सिस्टम में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस या फिर असेंबली लाइन जो सिर्फ रिक्वेस्ट करता है पार्ट्स या फिर मटेरियल जो है अप स्ट्रीम प्रोसेस से जब वो ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद कंटेनर कैन नॉट बी रिमूव विदाउट अ कैनबन। कैनबन कार्ड जो है वो असेंशियल होते हैं मूवमेंट के लिए कंटेनर्स की। और उसके बाद है कंटेनर्स शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन जो है कंटेनर साइजेस की और नंबर ऑफ पार्ट्स उनके अंदर जो है हेल्प करते हैं हेल्प्स स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद है कि ओनली गुड पार्ट्स आर पास्ड अलोंग। सो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्रूशल है कानबान सिस्टम के अंदर। सो जो पार्ट्स मीट करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड उनको पास होना चाहिए एक प्रोसेस से दूसरे तक। और उसके बाद है कि प्रोडक्शन शुड नॉट एक्सीड ऑथराइजेशन। कानबान सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ कंटेनर है या फिर कानबान कार्ड जो कि अवेलेबल होते हैं हर पार्ट्स के लिए जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑथराइजेशन फॉर प्रोडक्शन। सो वर्क जो है शुड नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दी जो है ऑथराइज लिमिट है ताकि अवॉइड किया जाए ओवर प्रोडक्शन या फिर अननेसेसरी जो इन्वेंट्री बिल्टअप है। और क्योंकि उससे क्या होता है इनएफिशिएंसीज और वेस्ट। लेक्चर नंबर 38 जस्ट इन टाइम डिफाइंड। सो जस्ट इन टाइम यानी कि JIT एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसका एम है अचीव करना एफिशिएंट हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन मिनिमल इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ वर्क इन प्रोसेस और जो फिनिश गुड है। और प्राइमरी फोकस जो है JIT का वो क्या है, एलिमिनेशन जो है वेस्ट की थ्रू आउट दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज और रिड्यूसिंग अननेसेसरी कास्ट। सो JIT और लीन प्रोडक्शन। JIT जो है एक स्ट्रीमलाइंड और हाईली एफिशिएंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि एम्फसाइज करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स और जो परफॉर्मेंस है प्रिसाइसली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अक्सर जो है वो एसोसिएट होती है लीन प्रोडक्शन प्रिंसिपल के साथ। JIT जो है वो ऑपरेट होती है एक पुल या फिर डिमांड ड्रिवन सिस्टम के ऊपर, मीनिंग के एक्टिविटीज़ जो है इनिशिएट होती हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल कस्टमर डिमांड rather than forecasting। सो गोल ऑफ JIT, अल्टीमेट गोल जो है JIT का वो क्या है, अचीव करना बैलेंस सिस्टम जो कि फॉस्टर करता है स्मूथ और रैपिड फ्लो जो है मटेरियल का थ्रू आउट द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। और एडहेयर रहते हुए प्रिंसिपल्स के साथ JIT के बिजनेसेस का एम होता है कि एलिमिनेट करें इनएफिशिएंसीज, रिड्यूस करें लीड टाइम, मिनिमाइज करें वेस्ट जो है उनके ऑपरेशन में। सो जो समरी JIT गोल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक है। सो सबसे नीचे बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, पर्सनल एलिमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। और ऊपर देखें तो सपोर्टिंग गोल्स है उसके अंदर है एलिमिनेट डिस्ट्रप्शन है, मेक द सिस्टम फ्लेक्सिबल बनाना, एलिमिनेट करना वेस्ट को। और सबसे ऊपर जो वो अल्टीमेट गोल है यानी कि एक बैलेंस्ड रैपिड फ्लो। सो सेकेंडरी गोल्स क्या हैं, वो हैं एलिमिनेट करना डिस्ट्रप्शन, सिस्टम को बनाना फ्लेक्सिबल, एलिमिनेट करना वेस्ट स्पेशली जो एक्सेस इन्वेंट्री है। सो बिग वर्सेस लिटिल JIT। सो बिग और लिटिल JIT जो है वो रिप्रेजेंट करती है टू अप्रोचेस टू जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन। बिग JIT का जो है वो एक ब्रॉड फोकस है और एनकम्पेस करती है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के। और इसमें क्या है, इस्टेब्लिश करना स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशंस ताकि इंश्योर किया जाए स्टेडी और रिलायबल सप्लाई जो मटेरियल की, मेंटेन करना पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन ताकि इन्हेंस किया जाए एम्प्लॉय कमिटमेंट और कोलैबोरेशन।
और मैनेज करना टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली ताकि सपोर्ट किया जाए एफिशिएंट ऑपरेशंस और ऑप्टिमाइज़ किया जाए मटेरियल्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ताकि रिड्यूस किया जाए वेस्ट और कॉस्ट। और दूसरी तरफ लिटिल JIT का जो है वो नैरोअर फोकस है एंड इज प्राइमरीली इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या है कि स्केजुलिंग मटेरियल्स और सर्विस ऑफ प्रोडक्शन एक प्रिसाइज और टाइमली मैनर के अंदर, एमिंग टू एलिमिनेट अननेसेसरी जो डिलेज हैं और मिनिमाइज करना इन्वेंट्री लेवल्स। जबकि बिग JIT जो है वो लेती है एक होलिस्टिक अप्रोच टू स्ट्रीमलाइन द इंटायर सप्लाई चेन। लिटिल JIT जो है वो कंसंट्रेट्स ऑन इंटरनल प्रोडक्शन प्रोसेस के अचीव करे ग्रेटर एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस। सो JIT जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन है, प्रोसेस डिज़ाइन है, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और कंट्रोल। सो द लीन प्रोडक्शन सिस्टम जो है बेस्ड ऑन दो फिलोसफीज के ऊपर बेस करता है। एक तो एलिमिनेशन है वेस्ट को एलिमिनेट करना, और दूसरा ये कि रिस्पेक्ट फॉर पीपल, लोगों की रिस्पेक्ट। सो ट्रेडिशनल जो सप्लायर नेटवर्क है जो कि कन्वेंशनल सिस्टम या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि बिजनेसेस या कंपनी जो है वो इंगेज होते हैं सप्लायर के साथ ताकि ऑब्टेन करें गुड्स मटेरियल सर्विसेज जो कि इनको ज़रूरी होता है ऑपरेशंस के लिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बायर जो है डिफरेंट सप्लायर के साथ जो है वो आपको कनेक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर हम टीयर्ड सप्लायर नेटवर्क देखें तो यहाँ पर 3 तरह की टीयर दिखाई दे रही है हमें। फर्स्ट टीयर है, फिर सेकंड टीयर है और फिर थर्ड टीयर है। सो ट्रांजिशनिंग टू आ JIT सिस्टम गेट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस या इम्प्रूवमेंट जो है बिजनेस में एसेंशियल होता है कि हो सपोर्ट और कमिटमेंट जो है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की और डिसीजन मेकर्स की। उसके बाद है कि डिसाइड विच पार्ट नीड द मोस्ट एफर्ट। आइडेंटिफाई करना एरियाज जो आपके बिजनेसेस के या प्रोसेस के जो कि रिक्वायर करते हैं ज़्यादा अटेंशन और इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है ऑब्टेन सपोर्ट ऑफ वर्कर। सो क्रूशल होता है कि इन्वॉल्व किया जाए और इंगेज किया जाए वर्कफोर्स को किसी भी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के अंदर। और उसके बाद है ट्राई टू रिड्यूस स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप मटेरियल जो है कोई भी वेस्ट होता है जो कि जनरेट होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। उसके बाद स्टार्ट बाय ट्राइंग टू रिड्यूस सेटअप टाइम। सो रिड्यूसिंग सेटअप टाइम जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उससे क्या होता है इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद है फिर इनकॉर्पोरेट क्वालिटी। इम्प्लीमेंट करना एक फोकस जो है क्वालिटी के ऊपर थ्रू आउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद है ग्रेजुअली कन्वर्ट ऑपरेशन। जब की जाए सिग्निफिकेंट चेंजेस या अडॉप्ट किया जाए न्यू प्रैक्टिसेस। सो ये जो है अक्सर ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए उनको ग्रेजुअली, ना कि एट वंस। और उसके बाद एक कन्वर्ट सप्लायर्स टू JIT जो है वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका एम है कि रिसीव करना मटेरियल्स या कंपोनेंट जो है सप्लायर से ओनली व्हेन दे आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। और उसके बाद है कि प्रिपेयर्स फॉर ऑब्स्टिकल। अंडरस्टैंड करना कि कोई भी मेजर चेंजेस या इनिशिएटिव जो है वो एनकाउंटर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस। सो ऑब्स्टिकल्स टू कन्वर्जन, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी इनिशिएटिव जो है बिजनेस में फेस कर सकते हैं चैलेंज अगर लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होती है, वर्कर कोऑपरेशन या फिर सप्लायर रेजिस्टेंस। सो बगैर सपोर्ट के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिंग नेसेसरी रिसोर्सेज और डायरेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। नॉन कोऑपरेटिव वर्कर या फिर मैनेजमेंट जो है वो रोक सकती है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्टिंग एम्प्लॉई इंगेजमेंट और जो प्रोडक्टिविटी है। और सप्लायर रेजिस्टेंस जो है वो उससे ये नतीजा निकलता है कि डिफ़िकल्टीज ट्रांजिशनिंग टू मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस। सो JIT इन सर्विस, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है डिमांड फ्लो टेक्नोलॉजी का सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है कि अचीव करना ऑप्टिमल रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर प्रोवाइड करते हुए हाई क्वालिटी सर्विसेज मिनिमल कॉस्ट के साथ। और इस अप्रोच का एम है एलिमिनेट करना डिसरप्शन, एनहेंस करना सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस करना सेटअप और लीड टाइम।
सो बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस, एलिमिनेटिंग वेस्ट और सिंप्लीफाइंग ऑपरेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली मीट कर सकती है कस्टमर की डिमांड और डिलीवर करना एक्सीलेंट सर्विस, जबकि मिनिमाइज करते हुए एक्सपेंसेस। और फोकस जो है वो है मीट करने के ऊपर कस्टमर नीड को क्वालिटी के साथ, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस अंडरपिन्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ डिमांड फ्लो टेक्नोलॉजी इन द सर्विस सेक्टर। सो JIT इन सर्विस की एग्जाम्पल है अपग्रेड क्वालिटी और क्लैरिफाई प्रोसेस फ्लोस, और उसके बाद है कि डेवलप सप्लायर नेटवर्क। सो बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग और रिलायबल रिलेशनशिप सप्लायर के साथ क्रूशल होता है स्मूथ सप्लाई चेन के लिए। और उसके बाद है इंट्रोड्यूस डिमांड पुल स्केजुलिंग। अब ये जो है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इनिशिएट होती है रिस्पॉन्स के ऊपर, जो रिस्पॉन्स होता है एक्चुअल कस्टमर डिमांड का। और उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइज फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग द लेआउट और जो फिजिकल अरेंजमेंट है वर्क स्पेस का या फिर फैसिलिटी। और उसके बाद है एलिमिनेट अननेसेसरी एक्टिविटीज़। सो आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिटिकल होता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी के लिए। और उसके बाद लेवल दी फैसिलिटी लोड। सो फैसिलिटी रोड लेवलिंग जो है एम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इवनली ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। सो JIT2 जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच है जहाँ पर सप्लायर जो है वो सप्लायर रिप्रेजेंटेटिव इज एम्बेडेड विद इन द कंपनीज प्लान या फिर फैसिलिटी के इंश्योर करे एक सिमलेस और एफिशिएंट सप्लाई जो मटेरियल की। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वर्क करता है क्लोजली जो है कंपनी की प्रोडक्शन टीम के साथ और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, ताकि मॉनिटर करें इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन स्केड्यूल और डिमांड पैटर्न्स। सो जो बेनिफिट हैं JIT सिस्टम्स के वो क्या है, रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल, रिड्यूस होना इन्वेंट्री लेवल का, और हाई क्वालिटी होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, रिड्यूस होना लीड्स टाइम में, और इंक्रीज होना प्रोडक्टिविटी। लेक्चर नंबर 39 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन जो एक कोऑर्डिनेटेड और इंटरकनेक्टेड सीक्वेंस है फैसिलिटीज़ का, फंक्शंस का, एक्टिविटीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि वर्क करते हैं टुगेदर ताकि प्रोड्यूस करें, डिलीवर करें एक प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक। तो जो ज़रूरत है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए वो कहाँ से आई? वो ज़रूरत आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए कई सारे फैक्टर्स से। सो ये इम्प्रूव करता है ऑपरेशन, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में ऑपरेशन, और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सोर्सिंग के साथ इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट बन जाती है एसेंशियल कि कोऑर्डिनेट कर और ऑप्टिमाइज कर एक्टिविटीज़ अक्रॉस वेरियस पार्टनर्स और सप्लायर्स। और एज दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज, इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करती है मिनिमाइज करने में लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस और इंश्योर करती है कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी जो है गुड्स की। और कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो ड्राइव करता है कंपनी को कि इन्हेंस करें उनकी सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ ताकि हासिल करें कॉम्पिटिटिव एज मार्केट में। और जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, सो मैनेज करना कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सप्लाई चेन को बन जाता है क्रूशल के मेंटेन किया जाए ग्लोबल प्रेजेंस और सेटिस्फाई किया जाए डाइवर्स कस्टमर डिमांड्स। और जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है ई-कॉमर्स की, ये नेसेसिटेट करती है एफिशिएंट सप्लाई चेन के मीट करें डिमांड जो है ऑनलाइन शॉपर की और इंश्योर करें टाइमली डिलीवरी। और मैनेजिंग इन्वेंटरीज जो है बन जाता है क्रिटिकल कि अवॉइड किया जाए ओवर स्टॉकिंग या फिर स्टॉक आउट्स। सो जो बेनिफिट्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, पहला क्या है कि लोअर इन्वेंट्रीज, उनमें कमी आना, और हाई प्रोडक्टिविटी होना, ग्रेटर एगिलिटी। सो एक वेल मैनेज सप्लाई चेन जो अलाउ करती है कंपनी को कि रिस्पॉन्ड दे क्विकली और इफेक्टिवली जो चेंजेस होती है मार्केट डिमांड में, कस्टमर प्रेफरेंस वगैरह में। और शॉर्टर लीड टाइम, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिड्यूस करती है लीड टाइम ऑप्टिमाइजिंग के जरिए प्रोडक्शन स्केड्यूल और इम्प्रूविंग होना कोऑर्डिनेशन जो है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान। और उसके बाद है हायर प्रॉफिट, जब लोअर होगी इन्वेंट्रीज हायर होगी प्रोडक्टिविटी ग्रेटर होगी, एगिलिटी, शॉर्टर लीड टाइम, बिजनेसेस रिड्यूस कर सकते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, इंप्रूव कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन। और उसके बाद है ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी। एक वेल फंक्शनिंग सप्लाई चेन इंश्योर करती है कंसिस्टेंट और रिलायबल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, टाइमली डिलीवरी और हाई क्वालिटी सर्विस। और नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो कस्टमर
ये जो है सारे एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे कस्टमर से जो स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ है टिपिकल इश्यूज। तो कस्टमर का जो टिपिकल इश्यूज हैं उसमें है कि डिटरमाइन करना है क्या कस्टमर चाहता है, और फोरकास्टिंग के अंदर है प्रिडिक्ट करना क्वांटिटी और जो टाइमिंग है डिमांड के, और डिज़ाइन के अंदर आता है इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर वांट्स, और उसके बाद है प्रोसेसिंग यानी कि कंट्रोलिंग क्वालिटी और स्केजुअल वर्क, और इन्वेंट्री के अंदर है पूरा करना डिमांड को, जबकि मैनेज करते हुए इन्वेंट्री कॉस्ट, और परचेजिंग के अंदर है इवेल्युएट करना सप्लायर्स और सपोर्टिंग ऑपरेशंस, और उसके बाद है सप्लायर मॉनिटरिंग सप्लायर क्वालिटी डिलीवरी और रिलेशंस, और लोकेशन है यानी कि डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, और लॉजिस्टिक यानी कि डिसाइड करना कि हाउ टू बेस्ट मूव एंड स्टोर मटेरियल। सो नाउ दी लॉजिस्टिक्स, तो जो गोल है लॉजिस्टिक्स का वो क्या है, एफिशिएंटली मैनेज करना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, सप्लाई चेन और एसोसिएटेड प्रोसेस। सो लॉजिस्टिक को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है एज स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट जो है रिसोर्सेज का इन रिलेशन टू टाइम, और इसको अक्सर जो है वो रिगार्ड किया जाता है एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जिसका फोकस है क्रिएट करने के ऊपर एफिशिएंट पीपल सिस्टम, ना कि सोनली मशीन सिस्टम। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें शामिल है सीमलेसली इंटीग्रेटिंग वेरियस एस्पेक्ट जैसे कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग और पैकेजिंग। सो मूवमेंट विद इन फैसिलिटी, लॉजिस्टिक के अंदर है मूवमेंट विद इन फैसिलिटी, यानी कि इंटरनल लॉजिस्टिक सिस्टम जो एक फैसिलिटी के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर बार कोडिंग, ये जो है मेथड है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का यूजिंग यूनिक कोड जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है सीरीज ऑफ लाइन से और स्पेसेस से। उसके बाद है इनकमिंग एंड आउटगोइंग शिपमेंट्स, सो मैनेज करना इनकमिंग और आउटगोइंग शिपमेंट, ये जो एक और एस्पेक्ट है लॉजिस्टिक का। उसके बाद है ईडीआई, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन जो है लॉजिस्टिक में ये क्या है, इसमें क्या है कि प्रोसेस जो है स्टोर करने का, डिलीवर करने का प्रोडक्ट जो है वो एंड कस्टमर तक या फिर रिटेल लोकेशन। उसके बाद जेआईटी डिलीवरीज, ये जो है की एस्पेक्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का। सो लॉजिस्टिक इवेल्यूटिंग शिपिंग अल्टरनेटिव, सर्टेन बिजनेसेस में कॉमन सिचुएशन जो है वो आती है जहाँ पर चॉइस जो है क्विकर शिपिंग ऑप्शन, चॉइस बिटवीन क्विकर शिपिंग ऑप्शन जैसे कि ओवरनाइट या फिर 2 डे एयर और स्लोअर चीपर अल्टरनेटिव मस्ट बी मेड। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है often center around balancing the cost जो है cost saving of the slower alternative against the increased holding cost that result from using it। जबकि क्विकर शिपिंग ऑप्शन जो है वो इनकर होता है, इनकर करता है वो हायर इमीडिएट एक्सपेंसेस, द रिड्यूस लीड टाइम, और जो होल्डिंग कॉस्ट है मिनिमाइज करते हुए जो टाइम प्रोडक्ट स्पेंड इन दी इन्वेंट्री। ऑन दी अदर हैंड स्लोअर, लेकिन जो चीपर शिपिंग अल्टरनेटिव है उससे क्या होता है कॉस्ट सेविंग जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, लेकिन वो इंक्रीज भी करते हैं होल्डिंग कॉस्ट एज प्रोडक्ट स्टे इन इन्वेंट्री फॉर लॉन्गर पीरियड। सो कुछ सप्लाई चेन सिनेरियो में सप्लायर जो है वो रिसीव करते हैं पेमेंट ईडीआई के ज़रिए, एट द सेम टाइम दी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचती है उसकी डेस्टिनेशन तक। व्हेन फेस्ड विद द चॉइस बिटवीन क्विकर शिपिंग ऑप्शन एंड स्लोअर अल्टरनेटिव, बिजनेसेस जो है वो कंसिडर करते हैं इंक्रीमेंटल होल्डिंग कॉस्ट को एज अ क्रूशियल फैक्टर डिसीजन मेकिंग में, और इंक्रीमेंटल होल्डिंग कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द आइटम विद द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, जहाँ डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम सेविंग इन डेज, और ये फार्मूला हेल्प करता है क्वान्टिफाइंग द एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट इनकर्ड जब व्हेन ऑप्टिंग फॉर स्लोअर शिपिंग अल्टरनेटिव, कंसिडरिंग द लॉन्गर टाइम पीरियड टाइम प्रोडक्ट स्पेंड इन इन्वेंट्री ड्यू टू डिलेड डिलीवरी। सो कंपेयरिंग के ज़रिए इंक्रीमेंटल होल्डिंग कॉस्ट सेविंग कॉस्ट अचीव के साथ थ्रू दी स्लोअर शिपिंग ऑप्शन बिजनेसेस जो है वो कर सकते हैं
इन्फॉर्म डिसीजन ताकि बैलेंस करें एक्सपेंसेस और एफिशिएंसीज इफेक्टिवली। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग रिक्वायरमेंट जो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग सिस्टम है दैट बिल्ड्स अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग, और ये जो है फोकस करता है एफिशिएंटली मैनेज करने के ऊपर मूवमेंट और जो अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स की अक्रॉस द सप्लाई चेन। और डीआरपी इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होती है एट राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटीज़ और मिनिमल इन्वेंट्री लेवल्स के साथ। सो जो यूज़र्स हैं डीआरपी के, मैनेजमेंट यूजेस डीआरपी प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वर्कर्स, इक्विपमेंट और फाइनेंशियल फ्लोज। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये जो है एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट एक्सचेंज जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शन का कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान। सिक्योर और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के ज़रिए ईडीआई एनेबल करता है बिजनेसेस को कि वो ट्रांसमिट करे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि परचेज ऑर्डर्स, शिपिंग नोटिस, डेबिट या क्रेडिट मेमो सीमलेसली और एफिशिएंटली, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन और जो मैनुअल एंड डेटा एंट्री है। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इंक्रीज होना प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन होना पेपर वर्क की, लीड टाइम और इन्वेंट्री रिडक्शन, फैसिलिटेशन जो है जस्ट इन टाइम सिस्टम की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो है फंड्स की, इम्प्रूव होना कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, रिडक्शन होना क्लैरिकल लेबर में, इंक्रीज होना एक्यूरेसी। सो एफिशिएंट कस्टमर कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ये जो है एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनिशिएटिव प्राइमरीली टारगेटेड एट फूड इंडस्ट्री, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है कंपनीज एंडेवर्स के अचीव किया जाए स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस मार्केट डिमांड की। ECR इज़ फैसिलिटेटेड बाय लेवरेजिंग EDI और बारकोड के इन्हेंस किया जाए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान। सो यूज़ करते हुए इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को बिजनेसेस जो है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोसेसेस, ऑप्टिमाइज करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इम्प्रूव करना ओवरऑल सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सो नाउ दी ई कॉमर्स से मुराद क्या है, यूटिलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की के फैसिलिटेट किया जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसमें क्या है बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। सो सक्सेसफुल सप्लाई चेन, ट्रस्ट अमंग ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रस्ट जो एक क्रिटिकल क्रूशल एलिमेंट है सप्लाई चेन सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो वाइटल होती है एफिशिएंट सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन के लिए। और उसके बाद है सप्लाई चेन विजिबिलिटी, इससे मुराद जो है वो एबिलिटी होती है कि चेक किया जाए, मॉनिटर किया जाए मूवमेंट जो है प्रोडक्ट की, मटेरियल्स की और इन्फॉर्मेशन की थ्रू आउट दी सप्लाई चेन। उसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, इसमें क्या है एबिलिटी के एंटिसिपेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए इवेंट्स को जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन। और उसके बाद है फिर एबिलिटी टू, अच्छा इसी के अंदर है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अनप्लान्ड इवेंट। सो अनप्लान्ड इवेंट जैसे कि डिस्ट्रप्शन होना ट्रांसपोर्टेशन में या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंज आना कस्टमर डिमांड में, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है सप्लाई चेन। और उसके बाद है फिर कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है मेजरेबल डेटा की एवेल्यूएट किया जाए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है सप्लाई चेन ऑपरेशंस की। लेक्चर नंबर 40 CPFR कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। सो CPFR जो है एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो कि एम्फसाइज करती है कोलैबोरेशन के ऊपर और जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ट्रेड पार्टनर्स के दरमियान। सो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमंग ट्रेड पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो CPFR रिलाई करती है ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर और जो एक्सचेंज है रियल टाइम डेटा की डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान सप्लाई चेन के अंदर, और फोरकास्ट कन्वर्टेड इनटू अ शिपिंग प्लान इसकी बात की जाए तो CPFR अलाउ करता है फोरकास्ट
to be transformed into actionable shipping plan instead of traditional order processing, जहाँ पर ऑर्डर जो है वो प्लेस होते हैं और प्रोसेस होते हैं इंडिविजुअली। CPFR जो है वो यूज़ करता है फॉरकास्ट के जनरेट की जाए शिपिंग प्लान्स, स्ट्रीमलाइनिंग द रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस और इंश्योरिंग के प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड हो बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड डिमांड। और उसके बाद है एलिमिनेट्स टिपिकल ऑर्डर प्रोसेसिंग। CPFR के अंदर ट्रेडिशनल ऑर्डर बाय ऑर्डर अप्रोच जो है वो रिप्लेस होती है एक ज़्यादा प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव मेथड के साथ। सो CPFR प्रोसेस के अंदर हमारे पास स्टेप 1 है फ्रंट एंड एग्रीमेंट, स्टेप 2 है ज्वाइंट बिजनेस प्लान, स्टेप 3 to 5 है सेल्स फॉरकास्ट, 6 to 8 है ऑर्डर फॉरकास्ट कोलैबोरेशन, स्टेप 9 है ऑर्डर जनरेशन और डिलीवरी एग्जीक्यूशन। सो क्रिएटिंग एन इफेक्टिव सप्लाई चेन। सो सबसे पहले क्या है, डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और टैक्टिक्स, और उसके बाद है इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ जो इंटरनल सप्लाई चेन के अंदर। उसके बाद है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ जो है विद सप्लायर्स, विद कस्टमर, और उसके बाद है फिर कोऑर्डिनेट करना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो अक्रॉस द सप्लाई चेन, और उसके बाद है फिर फॉर्म करना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। सो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर्स क्या क्या है, उसके अंदर क्वालिटी है, कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वेलोसिटी है और कस्टमर सर्विस है। उसके बाद है फिर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के अंदर इन्वेंट्री वेलोसिटी है। सो इन्वेंट्री वेलोसिटी से मुराद स्पीड एट विच इन्वेंट्री जैसे कि रॉ मटेरियल या फिर फ्रेश प्रोडक्ट्स जो है वो मूव होती हैं सप्लाई चेन, मूव थ्रो दी सप्लाई चेन, और ये मेजर करती है कि हाउ क्विकली जो है ये मटेरियल जो है वो रिसीव होते हैं, प्रोसेस होते हैं और डिलीवर होते हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन है उस तक। और इंफॉर्मेशन वेलोसिटी जो है दूसरी तरफ परटेंस टू स्पीड, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है और कम्युनिकेट होती है सप्लाई चेन के अंदर। सो जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, बैरियर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वन ऑफ द मेजर बैरियर्स टू इंटीग्रेशन वो क्या है, कन्विंस करना टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स और डिसीजन मेकर्स को इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में। और डीलिंग विद ट्रेड ऑफ की बात की जाए, सो इंटीग्रेशन में क्या है, अक्सर जो है वो इन्वॉल्व होता है कंबाइनिंग डिफरेंट सिस्टम, प्रोसेसेस और कल्चर। और स्मॉल बिजनेसेस इंटीग्रेट करना है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को लार्जर वन में पार्टिकुलरली चैलेंजिंग हो सकता है रिसोर्स लिमिटेशंस की वजह से, डिफरेंट वर्क कल्चर और जो रेजिस्टेंस टू चेंज है। वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी की बात की जाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट कंडीशन और चेंजेस जो रेगुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी इंटीग्रेशन प्रोसेस के दरमियान। और लॉन्ग लीड टाइम। सो प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है वो हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग, especially if the organization involved are large या फिर complex. So trade-offs, customer cost service, इससे मुराद जो है वो ट्रेड ऑफ जो है बिटवीन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस और मैनेजिंग कॉस्ट। और डिसइंटरमीडिएशन से मुराद ये जो है प्रोसेस होता है एलिमिनेट करने का इंटरमीडियरी सप्लाई चेन से। और उसके बाद लॉट साइज इन्वेंट्री। लॉट साइजिंग जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है, इसमें डिटरमाइन करना क्वांटिटी जो है आइटम्स की टू बी ऑर्डर्ड और प्रोड्यूस इन अ सिंगल बैच। और उसके बाद है बुल विप इफेक्ट। बुल विप इफेक्ट जो है वो एक फिनोमेना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पर स्मॉल फ्लक्चुएशन जो है कंज्यूमर डिमांड में क्रिएट कर सकती है एग्जेजरेटेड वेरिएशन इन ऑर्डर्स प्लेस्ड अपस्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। और उसके बाद फिर इन्वेंट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्रॉस डॉकिंग जो है एक लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी है जहाँ पर इनकमिंग गुड्स जो है सप्लायर्स से डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं टू आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन बगैर स्टोर हुए वेयर हाउस में या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। और उसके बाद लीड टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो लीड टाइम जो है वो टाइम होता है इट टेक्स फॉर एन ऑर्डर टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम द मूवमेंट इट इज़ प्लेस्ड। और प्रोडक्ट वैरायटी इन्वेंट्री। डिलेड डिफ्रेंसिएशन जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को जो है वो रखा जाता है एक जेनरिक या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड
स्टेट के अंदर अंटिल क्लोजर टू द टाइम ऑफ सेल, और ये अलाउ करता है कंपनीज को कि पोस्टपोन किया जाए प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ट्रेड ऑफ बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट जो है वो फिनोमेना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जहाँ स्मॉल फ्लक्चुएशन जो है कंज्यूमर डिमांड के अंदर क्रिएट कर सकती है एम्पलीफाइड वेरिएशन इन ऑर्डर प्लेस्ड बैकवर्ड थ्रू द सप्लाई चेन। और उसके बाद है क्रॉस डॉकिंग, ये जो एक लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी है जो कि यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या वेयर हाउस में। उसके बाद है फिर डिलेड डिफ्रेंसिएशन, ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स और सब असेंबली प्रोड्यूस होती हैं और हेल्ड होती हैं अंटिल लेट इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद है फिर इंटरमीडिएशन, ये जो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें क्या है कि रिड्यूसिंग वन और मोर स्टेप इन सप्लाई चेन, एलिमिनेट करते हुए एक या ज़्यादा इंटरमीडिएट्स जो है प्रोड्यूसर और एंड कंज्यूमर के दरमियान। सो सप्लाई चेन इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अंदर डिज़ाइन ऑफ द सप्लाई चेन, पार्टरिंग और पार्टनरिंग, और टैक्टिकल इश्यूज़ के अंदर इन्वेंट्री पॉलिसीज़, परचेसिंग पॉलिसीज़, प्रोडक्शन पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़, क्वालिटी पॉलिसीज़, ऑपरेटिंग इश्यूज़ में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल। सो सप्लाई चेन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। प्रॉब्लम जो है लार्ज इन्वेंट्री है, सो पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या है, स्मॉलर और मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, और बेनिफिट जो है वो रिड्यूसिंग होल्डिंग कॉस्ट, उसके अंदर कमी आना। और पॉसिबल ड्रॉबैक क्या है, वो है ट्रैफिक कंजेशन जो है, इंक्रीज कॉस्ट, और प्रॉब्लम है लॉन्ग लीड टाइम्स। और पोटेंशियल इंप्रूवमेंट क्या है, डिलेड डिफ्रेंसिएशन, डिसइंटरमीडिएशन, और बेनिफिट है क्विक रिस्पॉन्स। और पॉसिबल ड्रॉबैक क्या है, मे नॉट बी फिजिबल, मे नीड एब्जॉर्ब फंक्शन, और प्रॉब्लम है लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स। इसकी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है मॉड्यूलर, बेनिफिट है फ्यूअर पार्ट्स, सिंपलर ऑर्डरिंग, और पॉसिबल ड्रॉबैक है लेस वैरायटी। प्रॉब्लम है कॉस्ट क्वालिटी, सो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है आउटसोर्सिंग, बेनिफिट है रिड्यूस कॉस्ट, हायर क्वालिटी, और पॉसिबल ड्रॉबैक है लॉस ऑफ कंट्रोल। और प्रॉब्लम है वेरिएबिलिटी, सो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है शॉर्टर लीड टाइम, बेटर फोरकास्ट, बेनिफिट है आप एबल टू मैच करना है इनके सप्लाई और डिमांड, और पॉसिबल ड्रॉबैक है लेस वैरायटी। सो सप्लायर पार्टनरशिप, आइडियाज़ जो है सप्लायर से, वो उससे क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकती है, कुड लीड टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। सप्लायर जो है वो ऑफर कर सकते हैं वैल्यूएबल इंसाइट और इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं कंपनी की प्रोडक्ट प्रोसेस और जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट के अंदर। सो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेकिंग दी परचेज, कोलैबोरेट करना सप्लायर के साथ, उससे क्या हो सकता है, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और उसके बाद फिर इंक्रीज रेवेन्यू, सप्लायर पार्टनरशिप जो है वो एनेबल कर सकती है कंपनी को कि एक्सपेंड करे वो उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग या फिर एंटर हो न्यू मार्केट में। और उसके बाद एनहेंस परफॉर्मेंस, सप्लायर प्ले करता है क्रूशियल रोल सप्लाई चेन में और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है। सो क्रिटिकल इश्यूज़ के अंदर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर बेनिफिट्स और रिस्क हैं। बेनिफिट्स जो है वो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से कई सारे बेनिफिट्स आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रिस्क की बात की जाए, सो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑल्सो कम्स विद सर्टेन रिस्क। और स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट की इम्पोर्टेंस की बात की, इसमें क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इम्पैक्ट कर सकती है क्वालिटी जो प्रोडक्ट या सर्विस जो कि ऑफर करती है कंपनी। और कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में क्या है, बैलेंस करना कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है एक्वायर करने के साथ और मेंटेन करने के साथ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। और उसके बाद है एगिलिटी, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि हो एजाइल और रिस्पॉन्ड करे क्विकली जो मार्केट चेंजेस हैं और एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद है कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी प्ले करती है एक वाइटल रोल एनहेंस करने में कस्टमर सर्विस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनेबल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कि डिफरेंशिएट करे खुद को मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर ऑपरेशन स्ट्रेटजी, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जनरेट करती है वैल्यू बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग के ज़रिए चेंजेस जो है टाइम के अंदर, लोकेशन में और क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विस की। सो ऑप्टिमाइजिंग के ज़रिए सप्लाई चेन प्रोसेसेस कंपनी जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं लीड टाइम, इम्प्रूव करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एनहेंस करना रिस्पॉन्सिवनेस कस्टमर की जो डिमांड है उसको। एडिशनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
इंटीग्रेट के ज़रिए और स्ट्रीमलाइन के ज़रिए बहुत सी एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व हैं परचेजिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस इंटीग्रेशन से क्या होता है कि इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी और इन्हेंस होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस। लेक्चर नंबर 41 स्केजुलिंग। स्केजुलिंग जो एक क्रिटिकल टूल है मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस इंडस्ट्रीज में भी। ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्शन स्केजुलिंग में जो है वो दो मेन अप्रोचेस हैं, बैकवर्ड स्केजुलिंग और फॉरवर्ड स्केजुलिंग। सो स्केजुलिंग में जो है वो क्या है, सेट करना स्पेसिफिक टाइमिंग जो है यूटिलाइजिंग इक्विपमेंट के लिए, फैसिलिटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इफेक्टिव स्केजुलिंग कैन यील्ड कॉस्ट सेविंग। सो कॉस्ट सेविंग जो है जब स्केजुलिंग जो है वो होती है एफिशिएंटली, ये हेल्प करती है मिनिमाइज करने में डाउन टाइम और रिड्यूस करने में वेस्टेज जो है रिसोर्सेज की। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात की जाए सो इफेक्टिव स्केजुलिंग इंश्योर करती है कि टास्क और एक्टिविटीज़ जो है वो सीक्वेंस हो और एलोकेट हो इस मैनर के अंदर के जो कि मैक्सिमाइज करे एफिशिएंसी। सो हाई वॉल्यूम सिस्टम्स, फ्लो सिस्टम। एक फ्लो सिस्टम से मुराद प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट करेक्टराइज बाय हाई वॉल्यूम रेपिटेटिव और स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस। और फ्लो शॉप स्केजुलिंग जो है ये जो है स्पेसिफिक टाइप है स्केजुलिंग मेथड की जो कि यूज़ होती है हाई वॉल्यूम फ्लो सिस्टम के अंदर। सो हाई वॉल्यूम सक्सेस फैक्टर, इसमें प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो प्रोसेस डिज़ाइन है इसमें क्या है, क्रिएटिंग और कॉन्फ़िगरिंग द मेथड, स्टेप्स और मेथड जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स में या फिर डिलीवरिंग सर्विसेज। और इसका एम होता है कि ऑप्टिमाइज़ किया जाए एफिशिएंसी, क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है टू इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी एंड अपकेप। और उसके बाद है फिर रैपिड रिपेयर व्हेन ब्रेकडाउन अकर्स। डिस्पाइट के प्रिवेंटिव मेजर्स ब्रेकडाउन जो है वो हो सकता है। और उसके बाद है फिर ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्सेस। इंडस्ट्रीज़ में मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ अचीव करना एक प्रोडक्ट मिक्स जो है वो क्रिटिकल है। उसके बाद है मिनिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है उससे क्या हो सकता है, कॉस्टली रीवर्क, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और लॉस्ट रेवेन्यू। और उसके बाद है फिर रिलायबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ सप्लाईज। रिलायबल और टाइमली सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की और कंपोनेंट की एसेंशियल है स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए। सो नाउ द इंटरमीडिएट वॉल्यूम सिस्टम कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक रन साइज का लाई करता है स्टैंडर्डाइज हाई वॉल्यूम सिस्टम और मेड टू ऑर्डर जॉब शॉप्स के दरमियान। और इसमें क्या है, डिटरमाइन करना ऑप्टिमल क्वांटिटी या फिर बैच साइज के प्रोड्यूस किया जाए एक मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग के अंदर। इकोनॉमिक रन साइज जो है वो कंसिडर करता है बहुत से फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और डिमांड वेरिएबिलिटी। और ऑब्जेक्ट क्या है कि फाइंड करना बैलेंस जो कि मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट जबकि पूरा करते हुए कस्टमर डिमांड एफिशिएंटली। So Q naught is equals to under root 2ds divided by h by under root p divided by p minus u. So scheduling low volume system loading. लोडिंग से मुराद असाइनमेंट जो है जॉब्स की या फिर टास्क की जो स्पेसिफिक प्रोसेस सेंटर्स या फिर वर्क स्टेशन जो एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। और उसके बाद है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग जो है वो प्रोसेस से डिटरमाइन करने का ऑर्डर जिसके अंदर जॉब्स या फिर टास्क है वो प्रोसेस होंगे हर प्रोसेस सेंटर के ऊपर। और उसके बाद अभी जॉब शॉप स्केजुलिंग, ये जो एक स्केजुलिंग अप्रोच है जो कि यूज़ होती है लो वॉल्यूम सिस्टम के अंदर डाइवर्स और कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स के साथ। सो गैंट लोड चार्ट। गैंट चार्ट जो एक विजुअल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है लोडिंग और स्केजुलिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग में। और ये प्रेजेंट करता है एक टाइमलाइन जो टास्क की और एक्टिविटीज़ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। सो लोड चार्ट जो एक टाइप है गैंट चार्ट की जो कि डिस्प्ले करती है लोडिंग और आइडल टाइम जो एक ग्रुप ऑफ मशीन के लिए या फिर जो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। और उसके बाद स्केड्यूल चार्ट
ये एक दूसरी टाइप है गैंट चार्ट की, जिसका फोकस होता है फोकसेस ऑन शोइंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्डर्स या फिर जॉब्स करंटली इन प्रोग्रेस। और उसके बाद फिर इनपुट और आउटपुट कंट्रोल चार्ट, ये जो है ये भी टाइप है एक, और इसको जो है वो ये है कंट्रोल चार्ट की टाइप एक्चुअली। इनपुट और आउटपुट जो कंट्रोल चार्ट है, ये टाइप है कंट्रोल चार्ट की, जिसको यूज़ करते हुए मैनेज किया जाता है वर्क फ्लो एंड क्यूज एट वर्क सेंटर एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। सो लोडिंग, इसके अंदर है इनफाइनाइट लोडिंग। इनफाइनाइट लोडिंग जो है एक जॉब असाइनमेंट अप्रोच है, जहाँ पर टास्क या जॉब जो है वो असाइन की जाती है वर्क सेंटर को बगैर कंसिडर किए हुए जो कैपेसिटी है वर्क सेंटर की। और उसके बाद फिर फाइनाइट लोडिंग, ये जो है एक जॉब असाइनमेंट अप्रोच है जहाँ पे दे टेक्स इनटू अकाउंट द कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है वर्क सेंटर की जॉब प्रोसेसिंग टाइम्स की। और उसके बाद है फिर वर्टिकल लोडिंग, ये जो स्केजुलिंग मेथड है जहाँ पे जॉब जो है वो लोड होती है वन बाय वन ऑन टू वर्क सेंटर्स एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लोडिंग, ये जो एक स्केजुलिंग अप्रोच है जहाँ पर हर जॉब जो है वो लोड होती है ऑन टू ऑल वर्क सेंटर। इट रिक्वायर्स फॉरवर्ड स्केजुलिंग है, इससे मुराद जो है वो प्रोसेस है स्केजुलिंग टास्क का या फिर एक्टिविटीज़ अहेड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद है फिर बैकवर्ड स्केजुलिंग। बैकवर्ड स्केजुलिंग में क्या है, वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम अ गिवन ड्यू डेट या फिर प्रोजेक्ट डेडलाइन। और उसके बाद है स्केजुअल चार्ट, ये जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट टास्क की या फिर एक्टिविटीज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। सो अब इन्हीं की थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर दी गई जो आपको बताई जा चुकी है, इनको आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। सो असाइनमेंट मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो असाइनमेंट मेथड जो एक टाइप है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की, जो कि यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो कि रिलेट करती हैं असाइनमेंट ऑफ टास्क से या फिर जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल्स या फिर मशीन्स। और उसके बाद है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड जो एक एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। सो हंगेरियन मेथड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर द रिलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन और अरेंज किया जाए उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर। और उसके बाद जो है वो ऑब्टेन किया जाए जो रो रिडक्शन है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर जो है हर रो के अंदर फ्रॉम एवरी नंबर इन द रो, एंटर द रिजल्ट इन द न्यू टेबल। और थर्ड जो है ऑब्टेन द कॉलम रिडक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम ऑफ द न्यू टेबल फ्रॉम एवरी नंबर इन द कॉलम। और फोर्थ जो है फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है कि you test whether an optimum assignment can be made by determining the minimum number of line needed to cover and cross out all the zeros in the reduced matrix। और ये लाइन जो है वो हो सकती है हॉरिजेंटल या वर्टिकल, और ड्रॉ होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि हर ज़ीरो जो है मैट्रिक्स के अंदर वो कवर हो बाय एटलीस्ट वन लाइन। और अगर नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड जो है वो इक्वल है टू द नंबर ऑफ रोज जो है मैट्रिक्स के अंदर, सो एक ऑप्टिमम असाइनमेंट जो है वो पॉसिबल है। और इस केस के अंदर जो फिफ्थ है स्टेप, if the number of line required to cover all the zeros is less than the number of rows in the reduced matrix, so you need to modify the table। ये कंटिन्यू किया जाए ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के साथ। और ये करने के लिए फर्स्ट subtract the smallest uncovered number from every uncovered number in the matrix, then add किया जाए smallest uncovered number to the number at the intersection of the covering lines। The numbers that were crossed out but not at the intersection of the crossed out line वो रहते हैं unchanged and carry over किया जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन तक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की। और ये मॉडिफिकेशन इंश्योर करता है कि जो ज़ीरो है मैट्रिक्स के अंदर वो शिफ्ट होंगे, allowing for the possibility of finding one more potential assignments जो लोअर कॉस्ट के साथ।
सो 6 यू रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल जो है आप हासिल करते हैं एक ऑप्टिमल जो है वो टेबल। और 7 में ऑब्टेन करने के बाद एक ऑप्टिमल टेबल आप जो है वो क्या करते हैं, यू मेक द असाइनमेंट, जो कि बेस करता है रिमेनिंग जीरोस के ऊपर मैट्रिक्स में। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है रो जो है, सिलेक्ट द रो मिनिमम। अब यहाँ पर जॉब्स हैं 1 2 3 4 और इसके अलावा ABCD। सो अब यहाँ पर रो मिनिमम जो दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है पहली जॉब के अंदर। सो C के अंदर जो 2 है ये मिनिमम है, और इसी तरह जॉब 2 के अंदर देखें सो जो मिनिमम है वो 6 है A के अंदर, और 3 जॉब के अंदर 3 ही मिनिमम है, और 4 जॉब के अंदर 5 जो है वो मिनिमम है। सो नाउ दिस सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग से मुराद प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने का ऑर्डर इन विच जॉब या फिर टास्क जो विल बी प्रोसेस्ड एट वर्क सेंटर। और उसके बाद है वर्क स्टेशन, ये एक एरिया होता है विद इन अ फैसिलिटी जहाँ पर एक पर्सन जो है वो वर्क करता है कि स्पेशलाइज जॉब के ऊपर, ऑफन यूटिलाइजिंग स्पेशलाइज इक्विपमेंट या फिर टूल्स। और वर्क स्टेशन जो वो डिज़ाइन होते हैं टू बी एफिशिएंट एंड एर्गोनॉमिकली फ्रेंडली, अलाउ करते हैं वर्कर को कि वो परफॉर्म करें उनके टास्क कंफर्टेबली और सेफली। सो सीक्वेंसिंग जॉब टाइम, जॉब टाइम से मुराद टोटल टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है दोनों के लिए सेटअप और जो प्रोसेसिंग है एक जॉब की एट अ वर्क स्पेसिफिक वर्क स्टेशन। और उसके बाद फिर प्रायोरिटी रूल्स, ये जो है सिंपल ह्यूरिस्टिक या फिर कॉमन सेंस रूल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर इन विच जॉब विल बी प्रोसेस एट आ वर्क स्टेशन। और ये रूल्स जो है वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में जब मल्टीपल जॉब व्हेन देयर आर मल्टीपल जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। प्रायोरिटी रूल जो है अक्सर जो वो बेस करते हैं सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर, जैसे कि जॉब ड्यू डेट्स, प्रोसेसिंग टाइम, जॉब प्रायोरिटीज या फिर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। और गोल जो है यूजिंग प्रायोरिटी रूल्स का वो क्या है, ऑप्टिमाइज करना सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब, मिनिमाइज करना डिलेज और मीट करना प्रोडक्शन या फिर सर्विस डेडलाइन एफिशिएंटली। लोकल रूल्स की बात की जाए सो लोकल रूल्स जो वो प्रायोरिटी रूल्स होते हैं जो कि अप्लाइड होते हैं एट सिंगल वर्क स्टेशन या फिर वर्क सेंटर। और उसके बाद है गोल्डन रूल्स, सॉरी ग्लोबल रूल्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू लोकल रूल, ग्लोबल रूल्स जो होते हैं ये प्रायोरिटी रूल्स होते हैं क्योंकि डेट कंसिडर द इंटायर सिस्टम या फिर जो मल्टीपल वर्क स्टेशन है। और उसके बाद है जॉब प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट्स। जॉब प्रोसेसिंग टाइम से मुराद टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल प्रोसेसिंग जो एक जॉब की है एट अ वर्क स्टेशन। और उसके बाद है फिर जॉब टाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम एंड सेटअप टाइम। सो जॉब टाइम कंसिस्ट करता है प्रोसेसिंग टाइम और सेटअप टाइम। लेक्चर नंबर 42 सीक्वेंसिंग। सो सीक्वेंसिंग से मुराद प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच जॉब या फिर टास्क विल बी प्रोसेस्ड एट आ वर्क सेंटर। और वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन एक एरिया है फैसिलिटी के अंदर जहाँ पर एक पर्सन जो है वो वर्क करता है कि स्पेशलाइज जॉब के ऊपर और अक्सर यूज़ करते हुए स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स का। और उसके बाद है जॉब टाइम, जॉब टाइम से मुराद जो है टोटल टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है दोनों के लिए सेटअप और प्रोसेसिंग ऑफ जॉब। और उसके बाद प्रायोरिटी रूल्स हैं, FCFS है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इस स्केजुलिंग मेथड में जॉब जो है प्रोसेस होती हैं ऑर्डर के अंदर इन विच दे अराइव एट अ मशीन या फिर वर्क सेंटर। उसके बाद है SPT शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इस स्केजुलिंग मेथड में जॉब जो है वो प्रोसेस होती हैं जो कि बेस करती है उनकी प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर एट अ मशीन या फिर वर्क सेंटर। और उसके बाद है फिर DD ड्यू डेट। इस स्केजुलिंग मेथड के अंदर जॉब जो है प्रोसेस होती हैं उनकी अकॉर्डिंग टू देयर ड्यू डेट्स विद द अर्लीस्ट ड्यू डेट जो है वो दी जाती है हायर प्रायोरिटी। और उसके बाद है CR क्रिटिकल रेशियो। सो इस स्केजुलिंग मेथड में जॉब जो है प्रोसेस होती हैं बेस्ड ऑन द स्मॉलर रेशियो ऑफ टाइम
रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम रिमेनिंग, और उसके बाद फिर SO यानी कि सिलेक्ट पर ऑपरेशन। इस स्केजुलिंग मेथड में जॉब जो है प्रोसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू एवरेज सिलेक्ट टाइम। और उसके बाद है फिर रश इमरजेंसी। सो इस स्केजुलिंग मेथड के अंदर इमरजेंसी या फिर प्रेफर्ड कस्टमर्स जो है उनको दी जाती है प्रायोरिटी। सो अजम्पशंस जो है प्रायोरिटी रूल्स के पहला है कि सेटअप टाइम इज़ डिटर्मिनिस्टिक। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये कि सेटअप टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है हर जॉब के लिए नॉन है और कांस्टेंट है। उसके बाद है सेट फॉर द जॉब, सेट ऑफ जॉब इज़ नॉन। उसका मतलब है कि तमाम वो जॉब्स जो कि ज़रूरी हैं प्रोसेस होना वो ऑलरेडी नॉन है और डिफाइंड है बिगनिंग के ऊपर स्केजुलिंग प्रोसेस की। उसके बाद है प्रोसेसिंग टाइम्स आर डिटर्मिनिस्टिक। सो सिमिलर टू सेटअप टाइम, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस टाइम मीन दैट द टाइम जो कि रिक्वायर्ड है कंप्लीट करने के लिए हर जॉब को वो नॉन है और कांस्टेंट है। और उसके बाद ये कि नो इंटरप्शन इन प्रोसेसिंग। सो ये स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा बगैर किसी अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन या डिस्ट्रप्शंस के। सो डेफिनेशंस, जॉब फ्लो टाइम, इससे मुराद लेंथ होती है टाइम की। एक जॉब जो है जॉब स्पेंड्स इन दी, स्पेंड करती है जॉब जो कि शॉप के अंदर फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में एक स्पेसिफिक वर्क स्टेशन के ऊपर या फिर वर्क सेंटर। और उसके बाद जॉब लेटनेस, ये जो है मेजर है कि हाउ मच कंप्लीशन डेट ऑफ अ जॉब इज़ एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्सीड कर जाए द डेट द जॉब वाज ड्यू या फिर प्रॉमिस किया हो उसको कस्टमर से। और उसके बाद है कि फिर मैक्स पेन, ये जो है टोटल टाइम ज़रूरी होता है कंप्लीट करने के लिए ग्रुप ऑफ जॉब एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। और उसके बाद फिर एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, प्रोडक्शन शॉप के अंदर जॉब जो कि प्रोसेस हो रही हैं उनको कंसिडर किया जाता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और एवरेज नंबर ऑफ जॉब जो एक मैट्रिक है जो कि कैलकुलेट करता है एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो कि प्रेजेंट होता है सिस्टम में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान के दौरान। उसके बाद एग्जाम्पल है कि ये डिटरमाइन करें जो सीक्वेंस ऑफ जॉब है, एवरेज टाइम फ्लो, एवरेज डेज लेट और एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स एट वर्क सेंटर फॉर ईच ऑफ दीज रूल। ये रूल जो है FCFS वाला, SPT, DT और CR। सो डेटा दिया गया एग्जाम्पल डेटा कि जॉब ए से लेकर F तक है, प्रोसेसिंग टाइम दिया गया और ड्यू डेट दी गई है। सो जॉब सीक्वेंस वही डेटा वाला जो टाइम प्रोसेसिंग टाइम भी आ गया और नीचे उसका टोटल आ गया। और जो फ्लो टाइम है ये कम्युलेटिव प्रोसेसिंग टाइम है। अब जैसे 2 है तो फिर 10 हो गया जब 2 में 8 को ऐड किया गया, और फिर इसी तरह से 14 हो गया जब 4 ऐड किया। इसी तरह ऐड करते करते नीचे वाला जो है फिर आखिरी 41 है, उस नीचे टोटल जो है इन सबका वो आया 120। और ड्यू डेट जो है वो भी दी गई है और वो भी आ गई। और उसके बाद जो है फिर वो 2 - 3 यानी कि फ्लो टाइम में से ड्यू डेट को माइनस किया। सो यहाँ ए और बी का तो 0 0 आ गया क्योंकि 2 में से 7 या फिर 10 में से 16 माइनस। लेकिन जब सी जॉब की जॉब सीक्वेंस में सी की बात करें तो यहाँ पे 10 आ रहा है, 14 - 4 और 24 - 17 ये जो है 7 हो गया। इसी तरह 29 - 15 ये 14, इसी तरह 41 - 18 ये आ गया 22 आ गया और नीचे इसका फिर टोटल आ गया। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पर है कि 41 - 18 जो है ये होगा 23, लेकिन जो नीचे आपको टोटल दिखाई दे रहा है 54 ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर 23 लिखा जाएगा तो ये जो अब आप इसको ऐड करेंगे तो या नीचे बिल्कुल 54 वही आएगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक हुई है 22 जो लिखा हुआ है इसकी जगह 23 होगा। सो FCFS, सो एवरेज फ्लो टाइम जो है वो है टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब जो कि है 120 डिवाइडेड बाय 6 ये ओवर 20 डेज। एवरेज टार्डीनेस 54 डिवाइडेड बाय 6 ये ओवर 9। मैक्स स्पेन 41 डेज है और एवरेज नंबर ऑफ जॉब एट वर्क स्टेशन जो निकला वो 120 से जब डिवाइड किया 41 को जो कि डेज है, सो ये आया 2.93 जॉब पर वर्क स्टेशन। सो अब यहाँ पर जो है वो SPT रूल के मुताबिक है जॉब सीक्वेंस एक तरफ प्रोसेसिंग टाइम है, फ्लो जो कि कम्युलेटिव प्रोसेसिंग टाइम है, ड्यू डेट और इसके अलावा 2 - 3 है। सो एवरेज नंबर ऑफ जॉब एट वर्क स्टेशन वो 108 डिवाइडेड बाय 41 है जो कि 2.63 जॉब पर वर्क स्टेशन है और मैक्स स्पेन 41 डेज का ही है। और एवरेज टार्डीनेस है 40 डिवाइडेड बाय 6 जो कि 6.67 डेज है और एवरेज फ्लो टाइम वो है टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब जो कि 108 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 18 डेज है। सो समरी पार्ट ABC एंड D। सो जॉब सीक्वेंसेस के रूल्स के मुताबिक FCPS में जो एवरेज फ्लो टाइम है वो है 20
और एवरेज लेटनेस है डेज की वो है 9, जबकि एवरेज नंबर ऑफ जॉब ऑफ द वर्क सेंटर वो है 2.93। एसपीटी के अंदर जो है वो है 18, एवरेज फ्लो टाइम, एवरेज लेटनेस है 6.63 और एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स ऑफ द वर्क सेंटर इज 2.63। और टीटी जो है वो है उसका एवरेज फ्लो टाइम 18.33, एवरेज लेटनेस है 6.33, एवरेज नंबर ऑफ जॉब ऑफ द वर्क सेंटर है 2.68 और सीआर है इसमें एवरेज फ्लो टाइम जो है वो है 26.67, एवरेज लेटनेस है 14.17, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स ऑफ द वर्क सेंटर है 3.9। सो टू वर्क सेंटर स्केजुलिंग इसमें है जॉनसन रूल। जॉनसन रूल जो है वो एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए मिनिमाइज किया जाता है कंप्लीशन टाइम जो है एक ग्रुप ऑफ जॉब के लिए जिसको ज़रूरी होता है प्रोसेस होना ऑन 2 मशीन्स और एट 2 वर्क सेंटर्स। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो जॉनसन रूल का क्या है, रिड्यूस करना टोटल आइडल टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंटली सीक्वेंस करते हुए जॉब्स। सो जॉनसन रूल्स की कंडीशन ये कि पहला ये कि जॉब मस्ट बी नॉन एंड कांस्टेंट, जॉब जो है वो लाजमी नॉन हो और कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड जो है कंप्लीट करने के लिए हर जॉब को एक्यूरेटली नॉन हो और कंसिस्टेंट रहे इंटायर ड्यूरेशन के दरमियान प्रोडक्शन प्रोसेस की। और उसके बाद ये कि टाइम जॉब टाइम मस्ट बी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस। सो ये कंडीशन स्टेट करती है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है जॉब्स का उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग से। और उसके बाद है कि जॉब मस्ट फॉलो सेम 2 स्टेप सीक्वेंस। सो जॉनसन रूल की एप्लीकेबल होने के लिए तमाम जॉब की लाजमी जो है वो सेम फिक्स 2 स्टेप प्रोसेसिंग सीक्वेंस होना चाहिए। और उसके बाद है फिर जॉब प्रायोरिटीज़ कैन नॉट बी यूज्ड। सो जॉनसन रूल जो है वो कंसीडर नहीं करता जॉब प्रायोरिटीज़ जब जॉब सीक्वेंसिंग की बात हो। और उसके बाद ये कि ऑल यूनिट्स मस्ट बी कंप्लीटेड एट फर्स्ट वर्क सेंटर बिफोर मूविंग टू दी सेकंड। सो ये कंडीशन स्पेसिफाई करती है कि जॉब को लाजमी फुली तौर पे प्रोसेस होना चाहिए फर्स्ट वर्क सेंटर पे, इससे पहले कि उसको प्रोसीड किया जाए सेकंड वर्क सेंटर तक। लेक्चर नंबर 43 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन है प्लानिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का और ऑप्टिमाइजिंग करने का रिसोर्सेज को कि इंश्योर किया जाए सक्सेसफुल कंप्लीशन जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना रिसोर्सेज को इन अ मैनर जो कि अलाउ करें उनको कि डिलीवर करें तमाम रिक्वायर्ड वर्क, प्रीडिटरमाइन स्कोप में टाइम और जो कॉस्ट कॉन्स्टेंट हैं। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो टेम्परेरी और वन टाइम एंडिवर है और एम क्या है, क्रिएट करना एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस। सो जो टूल्स हैं वो क्या हैं, गेंट चार्ट और पर्ट और सीपीएम टेक्निक और इसके अलावा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो पर्ट जो है वो क्या है, प्रोग्राम इवेल्यूशन और रिव्यू टेक्निक है, जबकि सीपीएम है क्रिटिकल पैथ मेथड। सो जो नेटवर्क डायग्राम है उसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। सो ये जो है स्पेसिफिक टास्क हैं या फिर वर्क यूनिट है जिनको ज़रूरी होता है कंप्लीट होना एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और उसके अलावा इवेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट पॉइंट होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं की अचीवमेंट या फिर पॉइंट ऑफ कंप्लीशन। उसके अलावा नेटवर्क डायग्राम है जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस की और जो रिलेशनशिप है एक्टिविटीज़ के दरमियान एक प्रोजेक्ट के अंदर। और एक्टिविटी ऑन एरो है जो कि प्रोजेक्ट स्केजुलिंग टेक्निक है जहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एरोज से और नोड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट्स या माइलस्टोन्स। और एक्टिविटी ऑन नोड्स है ये एक दूसरी प्रोजेक्ट स्केजुलिंग टेक्निक है जहाँ पर एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है नोड्स से। सो द नेटवर्क डायग्राम पैथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पैथ से मुराद जो वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती है दैट लीड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड से फिनिशिंग नोड तक एक नेटवर्क डायग्राम में। और उसके बाद क्रिटिकल पैथ जो कि लॉन्गेस्ट पैथ है नेटवर्क डायग्राम के अंदर और डिटरमाइन करता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लाई करती है क्रिटिकल पैथ के ऊपर। और उसके बाद है स्लैक रिप्रेजेंट करता है अलाउेबल स्लिपेज या फिर डिले जो है नॉन क्रिटिकल पैथ के लिए बगैर अफेक्ट करते हुए प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन। सो प्रोजेक्ट मैनेजर, सो की मैट्रिक्स क्या है इसके अंदर, टाइम है, कॉस्ट है और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल वर्क के लिए, क्वालिटी के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, टाइम के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और कॉस्ट। सो इंडिविजुअल या प्रोफेशनल
इस रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और ये होल्ड करते हैं बहुत सी सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग पीएमपी सर्टिफिकेशन और सीएफएम सर्टिफिकेशन, सीएफए सर्टिफिकेशन और सीएफपी सर्टिफिकेशन। देयर एक्सपर्टीज इनकम्पेसेस फाइनेंशियल इवेल्यूशन और जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, और इसी के साथ साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। इन क्वालिफिकेशन के साथ ये वेल इक्विप्ड होते हैं कि एनालाइज करें, एनालिसिस करें फाइनेंशियल डेटा, मैनेज करें प्रोजेक्ट को और करें इन्फॉर्म डिसीजन इन द रिल्म ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। और इनकी स्किल्स और सर्टिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो कि बनाता है उनको एक वैल्यूएबल एसेट, नेविगेट करने में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लैंडस्केप और इंश्योर करने में ऑप्टिमल आउटकम्स बहुत से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एंडेवर्स में। Lecture number 44, Project Network Activity on Arrow. So different activities are identified on Arrow and presented. और यहाँ पर नोड में क्या किया गया कि सेम इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एरो। और नेटवर्क कन्वेंशंस में कॉमन कन्वेंशंस जो वो प्रेजेंट हैं। सो टाइम एस्टिमेट्स डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स मुराद प्रेडिक्शंस या फिर projection जो है of how long a task or project will be based on a fixed set of conditions and assumption। और इस अप्रोच के अंदर ड्यूरेशन जो एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड होती है इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल बगैर किसी वेरिएशन या अनसर्टेनिटी के। और उसके बाद है फिर प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो है एक्नॉलेज दी इनहेरेंट अनसर्टेनिटी और जो वेरिएबिलिटी है कंप्लीट करने में एक टास्क या प्रोजेक्ट। सो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स, इसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, पेसिमिस्टिक है और मोस्ट लाइकली है। ऑप्टिमिस्टिक से मुराद मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए टास्क या प्रोजेक्ट अंडर आइडियल और फेवरेबल कंडीशन। पेसिमिस्टिक टाइम जो है रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए टास्क या प्रोजेक्ट एडवर्स या वर्स कंडीशंस के अंडर। और उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली टाइम, इससे मुराद ड्यूरेशन होती है जिसको कंसिडर किया जाता है कि उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है अकरिंग की। सो नाउ दी प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट। सो एक्टिविटी जहाँ स्टार्ट हो रही है और कंप्लीट हो रही है उसको हमने एरिया अंडर द कर्व से मैच करके रिप्रेजेंट कर दिया। सो कंप्यूटिंग एल्गोरिथम नेटवर्क एक्टिविटीज़, इसमें जो है वो अच्छा नेटवर्क एक्टिविटीज़ जो है ये पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का, जिसको यूज़ करते हुए प्लान किया जाता है, स्केड्यूल किया जाता है टास्क एक प्रोजेक्ट के अंदर। सो इसमें अर्ली स्टार्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, अर्ली फिनिश है डिनोट करता है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम को ही, लेकिन एट विच दी एक्टिविटी कैन बी कम्प्लीटेड। और उसके बाद फिर लेट स्टार्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट पॉसिबल टाइम जिसके ऊपर एक एक्टिविटी जो है वो शुरू हो सकती है। और लेट फिनिश डिनोट करता है लेट पॉसिबल टाइम जिसके ऊपर एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो सकती है। और उसके बाद फिर यूज टू डिटरमाइन क्रिटिकल पैथ, ये जो है सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का जो कि डिटरमाइन करता है ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और उसके बाद सिलेक्ट टाइम जो कि अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि एक्टिविटी जो है कैन बी डिलेड विदाउट। और उसके बाद है फिर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये जो है टोटल टाइम होता है जो कि रिक्वायर्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए इंटायर प्रोजेक्ट को। सो एक्सपेक्टेड टाइम का यहाँ पर फार्मूला है। सो टी ई इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 4tm प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर टी ई जो है वो है एक्सपेक्टेड टाइम, टी नॉट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी एम मोस्ट लाइकली टाइम, टी पी जो है वो पेसिमिस्टिक टाइम। सो वेरिएंस का फार्मूला है यहाँ पर। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी माइनस टी नॉट, और इस पूरे ब्रैकेट पे जो है वो पावर है 2 की और डिवाइडेड बाई 36। सो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस और टी नॉट जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम और टी पी जो है वो पेसिमिस्टिक टाइम। सो पैथ प्रोबेबिलिटीज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टर्म जेड जो है वो एसोसिएट है कॉन्सेप्ट ऑफ जेड स्कोर्स के साथ। सो जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन्स दैट आर स्पेसिफिक टाइम duration of a project path is away from the mean duration of that path। और प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में
पैथ्स जो है वो सीक्वेंसेस होते हैं कनेक्टेड एक्टिविटी के that lead from the project start to its completion. और z is equals to specified time minus path mean divided by path standard deviation. So time cost trade-offs crashing. So crashing जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, क्रैशिंग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए रिड्यूस किया जाता है ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पैथ एक्टिविटीज़. प्रोसीजर जो है क्रैशिंग का इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल पैथ विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी जो कि डिटरमाइन करता है प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन. और जब क्रिटिकल पैथ जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फोकस करते हैं शॉर्टनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, शॉर्टनिंग एक्टिविटीज़ वन पीरियड एट अ टाइम. और ये प्रायोरिटाइज करते हैं क्रैशिंग द लीस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पैथ के मिनिमाइज करें कॉस्ट, जबकि अचीव करते हुए एक रिडक्शन जो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के अंदर. और उन केसेस में जहाँ पर मल्टीपल क्रिटिकल पैथ एग्जिस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कैलकुलेट करता है सम ऑफ क्रैशिंग द लीस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी ऑन ईच क्रिटिकल पैथ के ऑप्टिमाइज कर ओवरऑल प्रोजेक्ट स्केड्यूल. सो एम्प्लॉय करने से इन मेथड को प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं प्रोजेक्ट टाइमलीनेस और कॉस्ट, ताकि पूरा करें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स और जो डेडलाइंस हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल रिस्क को, एनालाइज करना और असेस करना रिस्क को, वर्क करना ताकि मिनिमाइज किया जाए जो रिस्क की अकरेंस है, और स्टैब्लिश करना कंटिजेंसी प्लान. लेक्चर नंबर 45 जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का भी और इस पूरे कोर्स का भी. सो वेटिंग लाइंस. वेटिंग लाइंस से मुराद क्या होता है, क्यूज़ होती हैं या फिर जो वेटिंग लाइंस होती हैं एक प्रोसेस में या फिर सिस्टम में जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करती कोई भी वैल्यू एंड प्रोडक्ट तक, या फिर जो सर्विसेज होती हैं इनके इससे एंड प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज में कोई वैल्यू में इजाफा नहीं होता. उसके बाद है फिर क्यूइंग थ्योरी. ये जो एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको यूज़ करते हुए एनालाइज किया जाता है वेटिंग लाइंस जो है बहुत से सिस्टम्स में और प्रोसेसेस में. और प्राइमरी गोल क्या है क्यूइंग एनालिसिस का, कि मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट जो कि एसोसिएट है वेटिंग लाइन के साथ. और इन कॉस्ट में शामिल है कस्टमर वेटिंग कॉस्ट, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कस्टमर के ऊपर ड्यू टू टाइम स्पेंड वेटिंग. और इसके अलावा सर्विस कैपेसिटी कॉस्ट है विच परटेन टू दी expenses incurred in providing and maintaining sufficient service capacity ताकि मीट किया जाए डिमांड. सो वेटिंग लाइंस को जो है कंसिडर किया जाता है नॉन वैल्यू एडेड अकरेंस, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट नहीं करती वैल्यू जो है फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर सर्विस में. और अप्लाई करते हुए क्यूइंग थ्योरी बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि ऑप्टिमाइज करें उनके ऑपरेशन, रिड्यूस करें वेटिंग टाइम, एनहेंस करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव करें ओवरऑल एफिशिएंसी, स्ट्राइक करते हुए एक बैलेंस जो है सर्विस कैपेसिटी और कस्टमर वेटिंग कॉस्ट के दरमियान. सो अब आपके सामने ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है. सो वेटिंग लाइन मॉडल्स, पहला है बाल्किंग. सो ये तब होती है जब एक कस्टमर अराइव होता है, आता है, वो वेटिंग लाइन के ऊपर ऑब्जर्व करता है कि वो ज़्यादा लंबी है और वो डिसाइड करता है कि उसको ज्वाइन ही ना करें. उसके बाद है जॉकिंग. ये तब होती है जब कस्टमर ऑलरेडी होता है वेटिंग लाइन में, लेकिन वो स्विच करता है दूसरी पे ये सोचते हुए कि ये बहुत बड़ी है या फिर यहाँ पर मतलब यानी कि दूसरी वाली फास्टर या फिर शॉर्टर है. उसके बाद फिर मैनेजिंग. सो इससे मुराद सिचुएशन होती है जहाँ पर एक कस्टमर जो कि इनिशियली ज्वाइन करता है कि वेटिंग लाइन, वो बन जाता है इम्पेशेंट क्योंकि वक्त ज़्यादा गुजर जाता है और डिसाइड करता है कि वो लीव कर जाए लाइन को इससे पहले कि वो सर्व हो. उसके बाद पेशेंट है. सो ये जो है ऐसा कस्टमर होता है जो कि इंटर तो करता है लाइन को और ये उस वक्त तक रहता है जब तक वो सर्व नहीं हो जाता. सिस्टम परफॉर्मेंस जो मेजर की जाती है किस तरीके से, मेजर बाय एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग से, और जो एवरेज टाइम कस्टमर वेट करता है. इसके अलावा सिस्टम यूटिलाइजेशन और इम्प्लाइड कॉस्ट, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो कि एक अराइवल को वेट करना होगा. सो क्यूइंग मॉडल्स के अंदर इनफाइनाइट सोर्स. सो पहला है सिंगल चैनल एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम. इस क्यूइंग सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही सर्विस चैनल है या फिर सर्विस अवेलेबल है सर्व कस्टमर के लिए, और सर्विस टाइम जो है वो फॉलो करता है कि एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद सिंगल चैनल्स कांस्टेंट सर्विस टाइम सिमिलर टू प्रीवियस सिस्टम. ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो है इसकी भी एक सिंगल सर्विस चैनल है या फिर सर्वर, और उसके बाद फिर मल्टीपल चैनल एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम.
इस क्यूइंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्विस चैनल्स हैं, यहाँ पे सर्वर अवेलेबल होते हैं सर्व करने के लिए कस्टमर को, और सर्विस टाइम जो स्टिल फॉलो एन एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है मल्टीपल प्रायोरिटी सर्विस एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम। और ये जो क्यूइंग सिस्टम है इसमें क्या है, मल्टीपल सर्विस चैनल्स या फिर सर्वर्स but with the added feature of customer prioritization. So now the finite source formula सर्विस फैक्टर का है x is equals to t divided by t plus u, average weight number waiting l is equals to n by 1 minus f, average waiting time w is equals to l by t plus u divided by n minus l is equals to t by 1 minus f divided by xf। और उसके बाद एवरेज नंबर रनिंग j is equals to nf by 1 माइनस एक्स। उसके बाद एवरेज नंबर बीइंग सर्व्ड वो है h इज इक्वल्स टू f एन x। उसके बाद है नंबर इन पॉपुलेशन n इज इक्वल्स टू j प्लस l प्लस h। सो उसके बाद फिर अदर अप्रोचेस, रिड्यूस परसीव्ड वेटिंग टाइम। सो मैगजीन्स इन वेटिंग रूम, प्रोवाइड करना मैगजीन्स या फिर कोई भी दूसरा रीडिंग मटेरियल जो वेटिंग रूम में हेल्प कर सकता है डिस्ट्रैक्ट में, और जो एंगेज करना कस्टमर को जब वो वेट करें। उसके बाद है रेडियो या टेलीविजन प्ले करना, बैकग्राउंड म्यूजिक रेडियो या फिर टेलीविजन प्रोग्राम वेटिंग एरियाज में क्रिएट कर सकता है एक ज़्यादा रिलैक्स और एंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर। उसके बाद है इन फ्लाइट मूवीज़, ये जो कॉमनली ऑफर्ड होती हैं लॉन्गर फ्लाइट में ताकि इंटरटेन किया जाए पैसेंजर्स को उनकी जर्नी के दरमियान। उसके बाद है फिलिंग आउट फॉर्म्स। सो अगर कस्टमर जो है वो करना चाहते हैं कंप्लीट फॉर्म या फिर पेपर वर्क उनके वेटिंग टाइम के दरमियान, सो प्रोवाइड किया जाए उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस और यूज़र फ्रेंडली फॉर्म, ये हेल्प कर सकता है स्ट्रीमलाइन करने में प्रोसेस। जब कस्टमर इंगेज होते हैं फिलिंग आउट करने में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो परसीव करते हैं वेटिंग टाइम को एज ए मोर प्रोडक्टिव। और उसके बाद है फिर ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम वेटिंग, वेटिंग टाइम को यूज़फुल या एंजॉयबल बनाना ये कंट्रीब्यूट कर सकता है रिड्यूस करने में परसीव वेटिंग टाइम। सो प्लेस इम्पल्स आइटम नियर चेकआउट, रिटेल स्टोर क्या करते हैं अक्सर रख देते हैं स्मॉल एंटिसिंग आइटम जो है चेकआउट काउंटर के करीब। और उसके बाद एडवर्टाइज अदर गुड्स और सर्विसेज, वेटिंग एरियाज में बिजनेसेस जो है वो शोकेस कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन जो है दूसरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए जो वो ऑफर करते हैं। So now the POMA beyond the final exam. So लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, अगर नहीं भी है वो एवरीथिंग तो, और ना क्रिएट किया जाए आर्टिफिशियल नन ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बैलेंस किया जाए कैपेसिटी को डिमांड के साथ। और कितनी जो है वो रियली तौर पर रियली जो है वो कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्ट या फिर डेवलप करने के लिए एक सर्विस को, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी में क्रिएट करता है एक विन विन सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑपरेशन मैनेजर को जो है वो लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए कि थिंक एट द मार्जिन। सो एज एन ऑपरेशन मैनेजर अडॉप्ट करना एक मार्जिनल थिंकिंग अप्रोच में क्या है, एवेल्यूएट करना है एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट टू प्रोसेसेस रिसोर्सेज या फिर सर्विसेज। और उसके बाद ये कि कैसे हम जो है एज अ ऑपरेशन मैनेजर प्ले कर सकते हैं पार्ट मिनिमाइज करने में जो कॉस्ट है ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सर्विस। और उसके बाद ये कि कैसे और क्यों जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, और जो इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेटिंग की, प्लानिंग और कंट्रोलिंग और बजटिंग ऑपरेशन की, और जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं अचीव करने में हमारी फर्म की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजी का, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिज़ाइन ऑफ वर्क सिस्टम और फैसिलिटीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी और सिस्टम इम्प्रूवमेंट, ये जैसे एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड हो पाकिस्तान में। और उसके बाद ये कि कैसे जो है एज अ ऑपरेशन मैनेजर हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज तक जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तानी डोमेस्टिक मार्केट्स की, एंड हाउ दे हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 613 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर
45 तक करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और दूसरे कोर्सेज के लिए, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।